हेलो, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। पिछले दिन जो कि हमारा हिस्ट्री का सेशन चल रहा है, मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि काफ़ी दिनों से हमने मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं एवं काफ़ी टॉपिकों के बारे में हमने चर्चा कर लिया है। जो कि आज का जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा कैबिनेट मिशन एवं भारतीय संविधान सभा का अंतरिम सरकार। मतलब अंतरिम का मतलब हुआ कि कोई चीज़ चालू हो रहा है उससे जस्ट पहले की चीज़ें जो होती है वो अंतरिम बोला जाता है। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन के तहत ही हमारे भारतीय संविधान का गठन हुआ था एवं उसमें हम हिस्ट्री के रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ बने रहें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली लेबर पार्टी की जब कैबिनेट मिशन का गठन हो रहा था उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे भारत में, किनका शासन था, वह कौन थे? वो एटली थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री, जिन्होंने लेबर पार्टी द्वारा भारतीय नेताओं से बातचीत के लिए किस संसदीय दल का गठन किया हुआ? कैबिनेट मिशन का गठन किया किन्होंने? एटली ने। एवं उन्होंने चाह रहा था कि भारतीयों को इनका राज्य क्षेत्र इनको सौंपा जाए। किसने? एटली चाह रहे थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। ठीक है, कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ठीक है, कैबिनेट मिशन की बात करते हैं तो भारत वह कब आया था? और 24 मार्च 1946 को वह भारत आया था। एवं कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की अगर हम बात करते हैं तो कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता ब्रिटेन में भारतीय मंत्री लॉर्ड पैंथिक के समय में चल रही थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन की अगर हम बात करते हैं तो वह लॉर्ड पैंथिक के समय में वह भारतीय क्रिप्स मिशन आए थे हमारे भारत में एवं लॉरेंस के द्वारा की गई थी, सारी नीतियां बनाई गई थी। इसमें शामिल भी अन्य लोग थे। कौन कौन से थे? देखिए, लॉर्ड पैंथिक के समय एवं लॉरेंस के समय क्रिप्स मिशन जो हमारे भारत में बन रही थी तो उस समय उनके अन्य भी सदस्य हुए हैं। स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा एविक अलेक्जेंडर भी शामिल थे जो कि भारत में चल रही थी। कौन? कैबिनेट मिशन का गठन किया जा रहा था जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के शासनकाल में भारतीयों के द्वारा उनको 24 मार्च 1946 को गठन कर दिया गया था। ठीक है, यस ब्रो, हेलो। तो बढ़ते हैं आगे। तो कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर कौन थे? ठीक है, बात करते हैं कि कैबिनेट मिशन के समय में भारत में बात करते हैं, भारत में अध्यक्ष पे मतलब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? एक मिनट। कैबिनेट मिशन के आगमन के समय भारत का वायसरा अगर पूछा जाए तो कैबिनेट मिशन के समय भारत का अगर वायसरा की बात करते हैं तो वह कौन थे? लॉर्ड बेवेल थे। एवं ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? एटली थे। ठीक है, किनके शासनकाल एवं कांग्रेसी अध्यक्ष कौन थे? हमारा अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, अगर कब हुआ था कैबिनेट मिशन का गठन भारत में? तो वह 24 मार्च 1946 को प्रारंभ की गई थी। ठीक है, कांग्रेस के किस बात करते हैं आगे, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता के द्वारा कैबिनेट मिशन को पूर्ण समर्थन किया गया? तो वह महात्मा गांधी के द्वारा कैबिनेट मिशन को संपूर्ण समर्थन किया गया है। एवं उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली को भी उन्होंने आदेश दिया कि हमारे भारत में कैबिनेट मिशन का गठन एवं यहाँ पर जो कि संवैधानिक कार्य चालू हो। कब किया गया था? यह 19 मार्च 1946 को की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन के प्रमुख अगर प्रावधान की अगर हम बात करते हैं तो प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हुए हैं इनके बारे में एक नजर हम देखते हैं। ठीक है, भारत के एकता एवं बनाई रखने के लिए कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। ठीक है, मेन कारण जो कि भारत में संप्रभुत्व एवं एकता बनाए रखने के लिए ब्रिटिश के समय में ब्रिटिशों ने उन्हें भारत में कैबिनेट मिशन का गठन किया एवं संविधान निर्माण का भी आश्रय का इन्होंने यहाँ पर आश्रय रखा। अगर इनको उद्देश्य को प्रस्ताव देने वाला, अगर इनको आदेश देने वाला कांग्रेसी नेता वो प्रथम कौन हुए? वो महात्मा गांधी के द्वारा उनको आदेश दिया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर लिया गया था। ठीक है, मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग इसके द्वारा अस्वीकार कर लिया था एवं कैबिनेट मिशन में काफी बहिष्कार भी देखने के लिए मिला है जिसमें कि भारत के संघ होगा। ठीक है, जो कि पहला लाइन इन्होंने जो कि कहा कि वो बोला कि भारत एक संघ होगा जिसमें ब्रिटिश प्रांत तथा देशी रियासतें भी शामिल होगा। ठीक है, ब्रिटिश रियासतें कौन थी? मतलब जो भी ब्रिटिश लोग कुछ क्षेत्र को जीतते थे एवं जिसमें वो अपना शासन प्रशासन अध्यारोपित किए थे उन बात करते हैं तो वह सभी क्षेत्र जो कि भारत संघ में शामिल होगा एवं भारत एक राज्यों का संघ होगा, इसमें यह शामिल किया गया था कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, भारतीय सभा का गठन अगर किया गया जिसमें कि प्रांतीय विधानसभा एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व को इत्यादि चीजों को उनमें शामिल किया गया था। कैबिनेट मिशन की योजना को अस्वीकार करने की द्वारा मतलब कैबिनेट मिशन जो कि वह कौन से मिशन हुए जिनको कि मुस्लिम लीग के द्वारा स्वीकार कर ली गई? वह कैबिनेट मिशन जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा इसे अस्वीकार कर ली गई थी क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी एक स्वतंत्र राष्ट्र का मांग जिसमें कि वह पाकिस्तान की मांग करते थे। ठीक है, प्रत्येक कार्रवाई दिवस की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग की कार्रवाई दिवस के रूप में हम देखते हैं तो कि जब उन्होंने बहिष्कार किया था इनका कैबिनेट मिशन का तो वह तिथि कौन सी थी? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को मानने से इनकार कर दिया एवं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में यह 16 अगस्त 1946 को मनाते हैं कैबिनेट मिशन
को बहिष्कार दिवस के रूप में मनाते हैं, मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया था। कब? 16 अगस्त 1946 में, जो कि वर्तमान भी मनाया जाता है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस वो कब मनाया जाता है? 16 अगस्त मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के दौरान हुए हिंसक घटनाओं को शांत करने के लिए महात्मा गांधी कहाँ चले गए थे? ठीक है, उस समय जब वह मतलब प्रत्यक्ष कार्रवाई एवं हिंसक घटनाएं हो रही थी, हिंदू एवं मुस्लिमों के बीच में काफ़ी विवाद हो गए थे, तो उस समय महात्मा गांधी इन घटनाओं को हिंसक के रूप में जो कि शांत करने के लिए वह नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश में जो कि वह चले गए। कौन? महात्मा गांधी। ठीक है, नोआखली में गांधी जी के बात करते हैं, नोआखली में गांधी जी के विवेक एवं साहस को देखकर माउंटबेटन ने उसके द्वारा उन्हें ही उपाधि प्रदान की दी गई थी। ठीक है, महात्मा गांधी जब चले गए कहाँ पर? नोआखली, वर्तमान बांग्लादेश में, तो माउंटबेटन ने उसे एक उपाधि प्रदान की, वन मैन ऑफ बाउंड्री के नाम से उनको उपाधि दे दी। मतलब उनका हौसला एवं विवेक देखकर महात्मा गांधी को वन फोर्स ऑफ बाउंड्री के नाम से महात्मा गांधी को किसने उपाधि दी? वह माउंटबेटन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, बात करते हैं वर्ष 1922 में कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा विचार प्रस्तुत किया गया? ठीक है, बात करते हैं वर्ष 1922 में 22 के कांग्रेस अधिवेशन में किसके द्वारा यह विचार प्रस्तुत किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार बनेगी? तो किसके द्वारा यह की गई थी? महात्मा गांधी ने कहा था कि कैबिनेट मिशन का जब गठन हुआ, जो कि भारत संविधान जो बनेगा वो भारतीयों के इच्छा अनुसार यह बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन का प्रावधान अगर बात करते हैं, संविधान सभा का जो गठन हुआ था तो बात करते हैं वह कब हुआ था? ठीक है, 9 मार्च 1946 को किया गया था। जो कि इस समय के भारत के कांग्रेस के पद पे कौन व्यक्ति थे? या भारत के कांग्रेस के पद पे अबुल कलाम आज़ाद हुए करते थे। एवं कैबिनेट मिशन की अगर बात करते हैं तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली हुआ करते थे, जिसमें कि संविधान सभा का जो कि गठन हुआ उनका प्रावधान जो कि किया गया वो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत ही उसे रखा गया था। ठीक है, सॉरी 9 मार्च 1946 करेक्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 की अगर बात करते हैं, कैबिनेट मिशन योजना का जो कि वर्ष 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुए। ठीक है, संविधान सभा का इसमें चुनाव हुए, जिसमें कि प्रांतों को 1996 सदस्यों के बीच में इसमें चुनाव कराए गए थे कैबिनेट मिशन में, जो कि भारतीयों के हित में ही संविधान सभा का निर्माण किया जा सके, इसीलिए 296 लोगों के बीच में यह चुनाव कराए गए थे। किनका? कैबिनेट मिशन का। कब कराए गए थे? जुलाई 1946 में किया गया था। एवं कैबिनेट मिशन की स्थापना की बात करते हैं तो वह 9 मार्च 1946 को की गई थी। ठीक है, जिसके लिए उन 1996 सदस्यों का जो कि इसमें चुनाव कराया गया था। एवं कांग्रेस की सदस्य की बात करते हैं 208 सदस्य जो कि थे वह कांग्रेस के, एवं मुस्लिम लीग के 73 सदस्य थे, एवं 15 अन्य दलों के सदस्य थे, जिसमें कि स्वतंत्रता का उम्मीदवार जो कि निर्वाचित हुआ वह कांग्रेस ही निर्वाचित में यह उम्मीदवार जो कि यह विजयी हुए, जिसके तहत ही कैबिनेट मिशन की योजनाएं चलाई गई। कब? यह 1946 में। ठीक है, जिसमें कि कांग्रेस की अगर बात करते हैं तो कांग्रेस जो कि कितने मत थे? इनके 208 मत थे, एवं मुस्लिम लीग के 73 मत थे, एवं अन्य 15 दलों के जो कि अन्य 15 दलों के लोग शामिल थे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता जा कि जब कैबिनेट मिशन की योजना हमारे भारत में चल रही थी तो उस समय कुल कितने सदस्यों के बीच में चुनाव कराए गए थे? तो फैक्टली क्वेश्चन हम बनाते हैं, यहाँ से 296 होगा। अगर यहाँ से बात करते हैं तो इसमें सर्वाधिक मत किस व्यक्तियों के द्वारा, मतलब किस दल को मिला था? वह कांग्रेस को मिला था। कितना मिला था? 208 मत मिला था, एवं मुस्लिम लीग को 73 मत मिले, एवं 15 अन्य मतों को, अन्य व्यक्तियों को मत मिला था। ठीक है, संविधान सभा का पहला सत्र की बात करते हैं तो पहला सत्र हुआ था जो कि 9 दिसंबर 1946 को, जो जिसमें कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, एवं 11 दिसंबर जो 1946 को जिसमें कि अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इनका अध्यक्षता कर रहे थे, एवं 13 दिसंबर 1946 को यह डॉक्टर पूरी बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू के लिए यह संविधान सभा का संचालन किया गया था। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 की बात करते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा को, मतलब बात करते हैं 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? हुआ सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, बात करते हैं 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरी बैठक जो हुई किनकी अध्यक्षता में की गई? वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में की गई, एवं 13 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का बैठक हुआ था इनका संचालन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की जा रही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वायसराय बेवेल की अगर बात करते हैं, वायसराय बेवेल, ठीक है, वायसराय बेवेल के द्वारा किसे अंतरिम सरकार बनाने का निमंत्रण दिया गया था? ठीक है, अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय किसको दिया गया था? बेवेल के द्वारा, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। ठीक है,
जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया? वह 2 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लियाकत अली सहित मुस्लिम लीग के अन्य 5 सदस्य कब अंतरिम सरकार में शामिल हुए थे? ठीक है, यहाँ से बात करते हैं कि मुस्लिम लीग शुरू में जब हुए थे 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एवं 13 दिसंबर को जो भी मतलब हो रहे थे अंतरिम सरकार का गठन, उसमें मुस्लिम लीग वह उसमें हस्तक्षेप नहीं किए थे। एवं अगर बात करते हैं लियाकत अली एवं मुस्लिम लीग जो कि शामिल एवं अन्य सदस्य जो शामिल हुए थे इसमें संविधान सभा में, तो वह 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए थे। ठीक है, अंतरिम सरकार एवं मंत्रिमंडल की हम बात करते हैं। अंतरिम सरकार एवं मंत्रिमंडल कौन कौन से हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू का क्या काम रहा एवं किस मंत्री पद पे थे, एवं वल्लभ भाई पटेल इत्यादि मंत्रियों के बारे में हम बात करते हैं, जिसमें कि पहला है हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू। वह कार्यकारी परिषद एवं उपाध्यक्ष विदेश मामले एवं राष्ट्रमंडल से संबंधित हुआ मामले का कार्यभार संभाल रहे थे। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एवं वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करते हैं तो वल्लभ भाई पटेल के क्या काम थे? उन्होंने गृह सूचना एवं प्रशासन विभाग तथा रियासत की संबंधी मामलों को वह किसके द्वारा संभाला जा रहा था? वह वल्लभ भाई पटेल के द्वारा संभाला जा रहा था। एवं बलदेव सिंह के द्वारा रक्षा विभाग संभाला जा रहा था। ठीक है, जैसे क्वेश्चन 2-3 बार बन चुका है कि रक्षा विभाग जब अंतरिम सरकार का जब गठन हो रहा था तो रक्षा पद पर मतलब रक्षा के नेतृत्व में, रक्षा मंत्री के नेतृत्व में कौन व्यक्ति कार्य कर रहे थे? वह बलदेव सिंह जो कि रक्षा मंत्री के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है, जॉन मथाई जो कि बात करते हैं अंतरिम सरकार के रूप में, वह मंत्री पद के किस मंत्री पद पर थे? जॉन मथाई वह उद्योग एवं आपूर्ति विभाग के मंत्री हुए करते थे। कौन? जॉन मथाई, अंतरिम सरकार के जब गठन हो रहा था। ठीक है, श्री राजगोपालाचारी शिक्षा विभाग का एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हुए हैं वह खाद्य एवं कृषि विभाग एवं आसफ अली खान रेलवे विभाग तथा जगजीवन राम श्रम विभाग तथा लियाकत अली खान वित्त मंत्री इत्यादि हमारे मतलब हुए हैं अंतरिम सरकार का प्रमुख, ये सारे मंत्री हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बात करते हैं भारत का विभाजन एवं स्वतंत्रता। इनके बाद जब हो गया तो भारत में विभाजन की मुस्लिम लीग के द्वारा स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की गई थी। कब की गई थी? 18 जुलाई 1947 को मुस्लिम के द्वारा उनके द्वारा एक स्वतंत्र राष्ट्र की मांग कर दी गई थी। ठीक है, का जब भारत में जब हो गया था तो यहाँ पर हमारा आया था भारत विभाजन का प्रस्ताव जो कि मुस्लिमों के द्वारा। ठीक है, तो हमारा अगला है भारत विभाजन के बारे में एवं स्वतंत्रता आंदोलन। देखिए बात, वह अपने पद पर लॉर्ड माउंटबेटन को उन्होंने अपने पद पर नियुक्त कर दिए थे। कौन? क्लीमेंट एटली। ठीक है, बात करते हैं माउंटबेटन द्वारा जब उन्होंने क्लीमेंट एटली ने भारत छोड़ो की जब आंदोलन की घोषणा कर दी थी एवं जब 20 फरवरी 1947 को, तब वह अपने पद पर लॉर्ड माउंटबेटन को बैठा के चले गए थे, जिसमें कि माउंटबेटन द्वारा भारत में विभाजन का सत्ता का हस्तांतरण किया गया था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि भारत विभाजन में सत्ता का हस्तांतरण पहली बार किसके द्वारा कब किया गया था? वह लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा किया गया था। योजना प्रस्तुत की गई थी, कब की गई थी? 3 जून 1947 को की गई थी। ठीक है, बात करते हैं आगे, किस योजना को 3 जून के नाम से जाना जाता है? ठीक है, किस योजना को 3 जून योजना के नाम से जाना जाता है? ठीक है, देखिए बिहार दरोगा जो कि 1799 पोस्ट वाला अभी पीटी का एग्जाम हुआ है। ठीक है, इसके दूसरे शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। 3 जून योजना क्या है? 3 जून योजना क्या है? ठीक है, तो माउंटबेटन योजना है 3 जून योजना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। माउंटबेटन की कौन कौन सी इन्होंने जब भारत छोड़ो के नेतृत्व जब ये कर रहे थे कि भारत अब छोड़ना ही पड़ेगा, तो इन्होंने प्रमुख कौन कौन सी योजना चला लिए? ठीक है, चैप्टर का नाम अभी बता रहे हैं, 1 मिनट। चलाए गए थे एवं प्रमुख प्रावधान भी कराए गए थे। ठीक है, तो बात करते हैं पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान एवं बहुसंख्य जिलों के लिए प्रांतियों का विभाजन उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, जब वो देख रहे थे कि भारत से अगर हम छोड़ के जाएंगे तो भारत को कई खंडों में वह बांट दिए थे। ठीक है, इसके द्वारा ये योजना चालू की गई थी। माउंटबेटन ने काफी व्यापक स्तर पर कहिए तो एक दुर्निर्लज्जर वाला वह काम किए थे। किसने? मुसलमानों एवं हिंदुओं में काफी टूट ला दी थी एवं वह अलग बैठक बुलाई जिसमें कि प्रतिनिधित्व लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कर दी गई थी एवं प्रांतों को विभाजन होना एवं नहीं होना का यह उन्होंने काफी उद्देश्य दे दिया था कि प्रांतों का विभाजन अगर आप लोग करते हैं तो ही सुखी संपन्न रह सकते हैं इत्यादि चीजों ने उन्होंने भारतीयों के कानों में फूंक दिया था कि हिंदू मुस्लिम इत्यादियों का उन्होंने फूट डालने की नीड रख दी थी। किसने? माउंटबेटन ने। एवं विभाजन होने की दशा में 2 डेमोनियनों की उन्होंने बात की एवं भारत पाकिस्तान का विभाजन कर दिया था। किसके द्वारा? मतलब भारत पाकिस्तान का जब यह आया था विभाजन के प्रस्ताव मुस्लिम लीग के द्वारा, तो इन्हीं ने ही लॉर्ड माउंटबेटन ने उनको मंजूरी दे दी थी एवं इनका संविधान का भी निर्माण चालू कर दिया था। किसके द्वारा? लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा 2 संविधान सभाओं का निर्माण कर दी गई थी जिसमें कि भारत में मुस्लिम एवं हिंदुओं में काफी तुकता देखने के लिए मिला है। ठीक है, एवं अखंड होने लगा था। ठीक है, खंडित होने लगा था। उत्तरी पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम में
सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराए गए थे। ठीक है, जनमत संग्रह क्या करते हैं, मतलब जहाँ पे बात करते हैं जहाँ पर शासक किसी और होता था, जैसे कि कहीं पर मुस्लिम शासक हुए हैं एवं जनता हुए हैं हिंदू, और कहीं पे जैसे कि हिंदू शासक हुए हैं एवं जनता मुस्लिम हुए हैं, वहाँ पर जनमत संग्रह कराए गए एवं वोटिंग कराए गए। वही होता है जनमत संग्रह, वोटिंग कराए गए हैं। एवं भारत में वह बात करते हैं, उनको पूछा गया कि भारत में आप कहाँ पे रहना चाहते हैं, पाकिस्तान जाना चाहते हैं या भारत में रहना चाहते हैं, या किसके द्वारा कराई गई थी। उस समय उत्तर और पश्चिमी सीमांत में कराई गई थी। ठीक है, किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा कराई गई थी। एवं असम के सिलहट जिले में इनका जो कि मुख्यालय केंद्र बनाया गया था एवं इन्हीं पर यहाँ पर जो कि सभा का गठन किया गया था। ठीक है, विभाजन के गतिरोध के दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का भी उन्होंने गठन किया, किसके द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा। एवं भारत पाकिस्तान की यहाँ पर इन्होंने योजना बनाकर तैयार की गई एवं भारतीयों को खंडित करने में इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका। तो भारत विभाजन के संदर्भ में बात करते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 की बात करते हैं। भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, वह सिलरिट रेड क्लिफ के द्वारा की गई थी। एवं भारत एवं पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, वह किसके काल में खींची गई थी, लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। एवं उनकी अध्यक्षता कौन थे जब रेड क्लिफ लाइन खींचने वाले, वह सिरिल रेड क्लिफ के द्वारा भारत एवं अफगानिस्तान के बीच में रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी। ठीक है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत विभाजन का प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, वीवीआई कीजिएगा इनको, कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इसे स्वीकृत कर दिया था भारत का विभाजन। ठीक है, भारत का विभाजन स्वीकृत किए जाने के समय में बात करते हैं, वह अध्यक्ष कौन थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वह जेपी कृपलानी थे। ठीक है, यहाँ भी इंपॉर्टेंट इसको कीजिएगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट कीजिएगा। ठीक है, अधिवेशन एवं उनके समय में अध्यक्ष, ये दोनों इंपॉर्टेंट कीजिएगा जब भारत में विभाजन हो रहे थे। ठीक है, वह कौन सा राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता था जिसने विभाजन को कभी स्वीकार नहीं किया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्होंने कि भारत विभाजन को स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिकी बर्ड प्लान तैयार किया था, जिसमें कि नेहरू ने यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया गया था, किसको, डिकी बर्ड को नेहरू ने इसको अस्वीकार कर दिया, जिसमें कि इस योजना में क्या था, बालकनीकरण एवं आमंत्रित करेगी। ठीक है, बालकनीकरण एवं आमंत्रित करेगी, इनमें यह शामिल था। ठीक है, और जिसमें कि बाल्कन प्लान को भी शामिल किया गया था, जो कि नेहरू के द्वारा। तो मोटा मोटा है, यहाँ से हम एक बार थोड़ा सा बाल्कन प्लान, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है कि बाल्कन प्लान को किसके द्वारा रद्द की गई थी एवं बाल्कन प्लान का निर्माता किसे माना जाता है, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को माना जाता है। ठीक है, यहाँ से ये दो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई की बात करते हैं। ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना में स्वीकृत कर दिया था। ठीक है, बात करते हैं ब्रिटिश संसद के द्वारा 18 जुलाई 1947 को किस नाम से माउंटबेटन योजना को अस्वीकृत कर दिया था, और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत उसे अस्वीकृत कर दिया था। ठीक है, अगर बात करते हैं कि माउंटबेटन योजना को अन्य किस योजना के नाम से जानते हैं, तो वह कौन सा होगा, 3 जून योजना। ठीक है, 3 जून योजना, जो कि है बाल्कन प्लान वाला, फिर से बात करते हैं बाल्कन प्लान जो कि हुआ था हमारा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रमुख कौन कौन से प्रावधान हुए हैं एवं विभिन्न चीज़ों को इनके बारे में हम देखते हैं। 1947 जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम लाए गए थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 में भारत को भारत से पाकिस्तान अलग कर दिया गया था, जिनको कि 2 भागों में बांट दी गई थी। ठीक है, अगर पाकिस्तान की फैक्ट्री जो कि 15 अगस्त 1947 में 47 से भारत से पाकिस्तान को अलग की गई थी, या किनके द्वारा, रेड क्लिफ के द्वारा, माउंटबेटन के काल में की गई थी। ठीक है, एवं प्रत्येक अधिराज्य को एक गवर्नर जनरल होगा, इसमें जो कि इन्होंने नियुक्त कर दिया कि जो कि प्रत्येक जो कि अधिराज्य हो गया, मतलब जो भी क्षेत्र अलग हो रहा है, मतलब भारत से, जैसे पाकिस्तान अलग अफगानिस्तान, तो वहां पर एक एक अलग अलग गवर्नर जनरल होगा, जो कि वहां की नियुक्ति कौन करेगा, वह इंग्लैंड का सम्राट करेगा, जिसमें किया गया था। ठीक है, यह भारतीय अधिनियम 1947 के प्रमुख प्रावधान रखे गए थे लॉर्ड माउंटबेटन के काल में। एवं नए संविधान का निर्माण तक होंगे, जिसमें बात किया था कि अलग अलग राज्य जो कि बंटेंगे, वहां पर अलग अलग संविधान का निर्माण होगा एवं 2 राज्यों का प्रशासन, भारत का शासन अधिनियम 1935, जो कि कार्बन कॉपी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि 1947 जो कि पूछा जाएगा, 1930 के संविधान जो कि स्वतंत्रता अधिनियम लाए गए थे, इनको कार्बन कॉपी किस एक्ट को माना जाता है, वो 1935 के द्वारा जो भारतीय शासन अधिनियम चलाया गया था, या 1947 के प्रमुख स्वतंत्रता अधिनियम के उसको कार्बन कॉपी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, इसके अनुसार चलाया गया था। एवं भारतीय राजवाड़ों एवं स्वतंत्र रहने वाले विकल्प नहीं थे। ठीक है, बात करते हैं कि
भारत में जितने भी राजवाड़ हुए हैं, मतलब राजा राज्य क्षेत्र जो हुए हैं, तो वह स्वतंत्र रहने का विकल्प उनके पास नहीं होगा, दिया जाएगा उन्हें। भारत में रहने पर उसे मतलब उनको स्वतंत्रता अलग नहीं दिया जाएगा, या तो उसको एक क्षेत्र उसको घोषित करके नहीं दिया जाएगा, लेकिन उसको भत्ता भारत सरकार के द्वारा दिया जाएगा। एवं जो लोग भारत में रहेंगे उसको तो दिया जाएगा, लेकिन अगर पाकिस्तान जाता है जो कि अलग राज्य की मांग करता है, तो उनको भारत सरकार के द्वारा भत्ता या इत्यादि चीजें उनको नहीं दी जाएगी। यह किसके द्वारा यह नियम लाई गई थी? यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, जो कि विशेष प्रमुख प्रावधान जो कि लॉर्ड माउंटबेटन के काल में बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो हम अभी बात किए जेपी कृपलानी, ठीक है, पिछले बार बात कर लिए थे, ठीक है। यहाँ से ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई कीजिएगा, ठीक है। जो भी लाइव से जुड़े हैं उनको वीवीआई कीजिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के समय में, बात करते हैं भारत के स्वतंत्रता के समय में भारत के ब्रिटिश कांग्रेस के अध्यक्ष की बात करते हैं, तो वह कौन थे? जेपी कृपलानी अध्यक्ष के रूप में वह पद ग्रहण किए हुए थे, ठीक है। भारत के अंतरिम वायसराय की बात करते हैं, ठीक है। भारत के अंतिम एवं अंतरिम वायसराय की अगर बात करते हैं तो वह कौन हुए? लॉर्ड माउंटबेटन हुए हैं, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए? वह लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए, इनका काफी क्षेत्रों में वर्चस्व रहा एवं भारतीयों के पास इसको मतलब पदभार संभालने का कोई आइडिया नहीं था, एवं ब्रिटिशों के द्वारा भारत को पद पर इनको नियुक्त नहीं किया गया। जिसमें कि अगर स्वतंत्र भारत की अगर पूछा जाए कि प्रथम गवर्नर जनरल व लॉर्ड माउंटबेटन, देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया कि स्वतंत्र भारत की पहली गवर्नर जनरल व लॉर्ड माउंटबेटन एवं अंतरिम वायसराय के पद पर, भारत के अंतरिम वायसराय के पद पर वह कौन हुए हैं? वह अंतिम एवं प्रथम कौन हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतरिम भारतीय गवर्नर जनरल जो के हुए हैं, ठीक है। बात करते हैं स्वतंत्र भारत एवं अंतरिम भारत जो कि कांग्रेस के पद पर अगर अध्यक्ष की बात करते हैं तो वह कौन हुए हैं? सी राजगोपालाचारी हुए हैं, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। कांग्रेस के किस प्रमुख नेता द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग नहीं लिया गया था? ठीक है, कांग्रेस के किस प्रमुख नेता ने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में भाग नहीं लिया गया था? तो वह कौन हुए हैं? महात्मा गांधी हुए हैं, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जनगण मन तथा इनकलाब द्वारा रचित सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा या इत्यादि रचना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा। 15 अगस्त 1947 में मध्य रात्रि में, जिस दिन भारत आजाद हुआ था, उसी के मध्य रात्रि में केंद्रीय असेंबली में जो कि दिल्ली में इनका मतलब जनगण मन एवं इनकलाब जिंदाबाद सारे जहां से अच्छा या हिंदुस्तान हमारा इत्यादि नारों जो कि किनके द्वारा लिखी गई थी? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा लिखी गई थी। देखिए यहाँ से काफी फैक्टली है, ठीक है। यहाँ से पूछा जाता है कि यह रचना किसके द्वारा की गई थी? किसके द्वारा की गई बात? एम.एस. सुब्बालक्ष्मी के द्वारा की गई थी। इनको अंडरलाइन करिएगा, ठीक है। बात करते हैं प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, गवर्नर जनरल के द्वारा ही की गई थी। ये कॉमनली हम लोग याद रख सकते हैं कि जिस समय का मतलब वह लॉर्ड माउंटबेटन हुआ करते थे, तो भारत के प्रधानमंत्री को सब कार्यभार सौंप कर दिए गए थे, ठीक है। अंडरलाइन करते रहिएगा जहाँ पर हम वीवीआई बताते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट कीजिएगा। पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो वह कौन हुए हैं? ठीक है, वह मोहम्मद अली जिन्ना हुए हैं, जिन्होंने पाकिस्तान की मांग की है, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की मांग किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन कभी यहाँ से हम लोग को बताया नहीं गया है कि पाकिस्तान का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है एवं यह कौन हुए हैं? मोहम्मद अली जिन्ना हुए हैं, ठीक है। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से कब लागू किया गया है? ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता के पश्चात लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, इसको अंडरलाइन कीजिएगा, वह कौन है? किसको बनाया गया था? वह जीवी मावलंकर को बनाया गया था, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा। भारत के स्वतंत्रता के पश्चात मतलब स्वतंत्रता जब हो गया था उसके बाद लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष किसको बनाया गया था? वह कौन बनाया गया था? किसको? जीवी मावलंकर को बनाया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं, नीचे इस चैप्टर के नीचे एक लाइन दी गई है, गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब गांधी जी की जब मृत्यु हुई थी तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 30 जनवरी 1948 पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश गायब हो गए थे। यह कथन किसने दिया था? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई, ठीक है। ये हमारा ठीक है। अगला हम जो कि सेशन लेके आएंगे वो हमारा होगा विविध, और विविध हम कल समाप्त कर देंगे। अभी आप हमारे साथ बिल्कुल बने रहेंगे, ठीक है। हम अगला अभी हेलो, जय हिंद, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री का मिसलेनियस यानी विविध, ठीक है। पिछले दिनों मैंने काफ़ी चीज़ों के बारे में चर्चा कर चुका है और आज का जो हमारा लास्ट सेशन है वो है हमारा विविध, और आज हम
तो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। ठीक है, और इसके आगे हम एक नया सब्जेक्ट लेके आ रहे हैं जो हमारा है ज्योग्राफी। ठीक, अब पिछले सेशन में हमारा चल रहा है पॉलिटिकल साइंस। तो बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं यहाँ से, और जहाँ पर इम्पोर्टेंट होगा हम उसको अंडरलाइन करते रहेंगे। उम्मीद है आप हमारे साथ सहमत रहेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, देखिए क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ग्रेट मैन ओल्ड ऑफ इंडिया के नाम से उपाधि किसे दी जाती है? ग्रेट मैन मतलब बहुत अच्छे आदमी, एवं मैन ऑफ इंडिया वह कौन हुए हैं? दादा भाई नौरोजी, काफ़ी ओल्ड हो चुके थे एवं वह भारत के स्वतंत्रता सेनानी के रूप में काम किए थे दादा भाई नौरोजी, इसीलिए उसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम की उसे उपाधि दी जाती है। ठीक है, महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव गणपति उत्सव का शुरुआत अगर पूछा जाए तो किसके द्वारा की गई थी? महाराष्ट्र में शिवाजी उत्सव एवं गणपति उत्सव किसके द्वारा चालू की गई थी? वह बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चालू की गई थी। ठीक है, जीबी मैकाले, ठीक है, जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक, ठीक है, कंपनी एक असंगठित है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां पर सब असंगत है। ठीक है, किसने कहा था? यह जीबी मैकाले ने कहा था। ठीक है, विविध हमारा है मिसलेनियस, यहाँ से अंडरलाइन करते रहेंगे। सार संग्रह बुक है हमारा, और मॉडर्न हिस्ट्री का ये विविध लेकर हम चल रहे हैं। ठीक है, एक बात आप हमारे साथ बने रहें लंबे समय तक, कुछ देर में हम इनको समाप्त कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। भारतीय अशांति का जनक अगर पूछा जाए तो किसको माना जाता है? वह लोकमान्य तिलक को माना जाता है। अंडरलाइन कीजिएगा इनको। भारतीय लोकमान्य अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो वह भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? वो लोकमान्य तिलक को माना जाता है। अंडरलाइन कर लीजिएगा। एवं बढ़ते हैं आगे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इम्पोर्टेंट है ये भी, दादा भाई नौरोजी था। ठीक है, बात करते हैं सन्यासी विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? ये भी अंडरलाइन कीजिएगा। 1770 में सन्यासी विद्रोह प्रारंभ हो चुका था। ठीक है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखिए इनको भी अंडरलाइन करिएगा। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो कि किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के काल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गांधी जी के दांडी मार्च यात्रा में किस नेता ने केरल में एक मार्चा निकाला था एवं उसको कालीकट बंदरगाह पर उसको स्वागत किया था? किसको? गांधी जी को। तो ये कौन व्यक्ति हुए हैं? के कलपक्कम ने उनको गांधी जी का स्वागत किया था कहाँ? केरल के कालीकट पयानूर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। दूसरे सविनय अवज्ञा आंदोलन की अवधि अगर पूछा जाए तो वह कौन सी अवधि रही है? तो दिसंबर 1931 से लेकर 1934 तक रही है। ठीक है, क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से कि पहला या दूसरा सवज्ञा आंदोलन कब किया गया था? ठीक है, पहला सवज्ञा आंदोलन यह 1930 में किया गया था एवं द्वितीय सवज्ञा आंदोलन जो कि दिसंबर 1931 से लेकर 1934 तक की गई थी। ठीक है, अगला बात करते हैं अध्यक्षीय। ठीक है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने का वकालत की थी? तो वह है सुभाष चंद्र बोस ने। हिंदी भाषा में ही उन्होंने रोमन को हिंदी में बदलकर एवं वहाँ उन्होंने ही वकालत चालू की थी। वैसा कौन व्यक्ति हुए हैं? वह सुभाष चंद्र बोस हुए हैं। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? समाप्त हुआ था, तो इनको नोट करेंगे। तो ये कब समाप्त हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में हुआ था। एवं चालू कब हुआ था? यह तो बात करिए, कमेंट करिए। जो भी कमेंट्स लाइव से जुड़े हुए हैं वो कमेंट कीजिए। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध का जो समय हो रहा है वह 1944 से चालू हुआ था। ठीक है, और समाप्त कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, मध्यकालीन विद्वानों को लेखकों में कौन सा जैन धर्म का अनुयायी है वो बात करते हैं। ठीक है, मध्यकालीन अगर भारत की एक वर्ड अगर लिया जाए कि मध्यकालीन भारत में जैन धर्म के कौन व्यक्ति हुए हैं जो कि काफ़ी अनुयायी हुए हैं, वो कौन हुए हैं? हेमचंद्र सूरी, जो कि मध्यकालीन से लेकर आधुनिक तक उनका कालखंड रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल थे।
ठीक है, विंस्टन चर्चिल थे एवं विंस्टन चर्चिल के द्वारा ये प्रस्ताव कर दिया गया कि भारत जो कि है, भारत के बिना अनुमति के लिए ही उनको भारत को विश्व युद्ध में शामिल कर लिया गया था, जिसमें कि कांग्रेसी नेता ने काफ़ी व्यापक स्तर पर इनका विरोध किया था। ठीक है, और कारण क्या रहा था कि इसको क्यों शामिल किया गया था, क्योंकि कांग्रेस के पद पर जितने भी भारतीय अध्यक्ष थे उन्होंने सब ने इस्तीफा दे चुका था, इसीलिए विंस्टन चर्चिल ने भारत को भी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर दिया गया था। ठीक है, एवं भारत को आज़ाद दिलाने के लिए द्वितीय विश्व युद्ध में जापान, अमेरिका, ब्रिटेन एवं इत्यादि देशों ने उन पर बहुत सारे एवं जापान ने काफ़ी बल दिया कि भारत को आज़ाद किया जाए। कब किया था? वह द्वितीय विश्व युद्ध में किया था। ठीक है, विंस्टन चर्चिल के शासनकाल था, वह ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में हुए स्वदेशी आंदोलन के समर्थन किसने किया था? ठीक है, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन हुए, इसका समर्थक पूछा जाए तो कौन हुए हैं? अरविंद घोष हुए हैं। मिसलेनियस है, एक एक लाइन अपने आप में महान है, इसमें कोई VVI इंपॉर्टेंट नहीं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बात करते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने सुझाव दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि वह जान रहे थे कि भारत में जो कि ये काफ़ी पुरानी राजनीतिक दल है, जिसके बाद क्या होगा, भारत में विभेदनाएँ भी उत्पन्न हो सकती है, अफवाहें बन सकती है, बहुत सारी चीज़ें इनको लेकर हो सकती है। एवं दूसरा कारण ये भी था कि अंग्रेजों के द्वारा जो संगठित गठन किया गया, इसमें काफ़ी कुछ उल्टा पुल्टा गड़बड़ चीज़ें दी गई, इसीलिए महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था कि यह भारतीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाएगा। एवं भारतीय कांग्रेस की अगर स्थापना पूछे तो कब किया गया था, बात करते हैं, वो 1833 के द्वारा कराया गया था। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के आबंध में, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ही नीति थी, क्या? वह पूर्ण स्वतंत्रता का अवशासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग कर रहे थे। वह इसीलिए भारतीय लोग ब्रिटेन को इसलिए सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि वह चाह रहे थे कि हमारे भारत को स्वतंत्रता मिल जाए, इसीलिए सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटेन को हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभाजन करो और छोड़ो, ठीक है, ये किसने कहा था? ठीक है, ये किस व्यक्तियों का नारा था? ये मुस्लिम लीग ने नारा दिया था। कब? 1942 में। विभाजन करो भारत का और भारत छोड़ो। ठीक है, भारत विभाजन करो और भारत छोड़ो, किसके खिलाफ ये आंदोलन किया गया था? ब्रिटिशों के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा ये आंदोलन किया गया था कि विभाजन करो भारत का और तुम लोग भारत छोड़ो, ये मुस्लिम लीग के द्वारा यह किया गया था। ठीक है, ऑपरेशन पोलो की अगर बात करते हैं, किस देशी रियासत को मिलाया गया था? वह हम लोग जानते हैं, हैदराबाद को मिलाया गया था। ठीक है, देशी रियासत में ऑपरेशन पोलो के द्वारा। ठीक है, पुलिसिया कार्रवाई था ऑपरेशन पोलो। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत में प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? पिछले दिन में हम बात कर चुके हैं इसमें, पिछले अध्याय में, कि पहला अगर पूछा जाएगा कि प्रथम वायसराय मतलब अंतरिम भारत एवं स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले थे, एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। एवं अंतरिम सरकार के कांग्रेस पद के अध्यक्ष एवं स्वतंत्र भारत के पहले कांग्रेसी अध्यक्ष तो वो कौन हुए हैं? मोरारजी देसाई। एवं आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम। ठीक, बात करते हैं रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी रचना गीतांजलि। देखिए यहाँ से एक लाइन कीजिएगा कि गीतांजलि किसकी रचना है? यह रविंद्रनाथ टैगोर की है। गीतांजलि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की रचना के लिए किस वर्ष उसे नोबेल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि रचना के लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार से उसको सम्मानित किया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की यहाँ पे बात आता है तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, पहला आ गया फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री में हो गया, बायोलॉजी मतलब चिकित्सा क्षेत्र में हो गया, शांति के क्षेत्र में हो गया, एवं साहित्य के टोटल 5 क्षेत्रों में दिया गया। एवं आगे बात करते हैं कि हमारा 2025 का जो कि नोबेल पुरस्कार किनको मिला है? शांति के क्षेत्र में किनको मिला है? एवं बात करते हैं कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किनको मिला है, बायोलॉजी के क्षेत्र में किनको मिला है, तो कमेंट करें। इसके लिए हम लेके आ रहे हैं सेशन, ठीक है, जो कि स्क्रीन वीडियो हम बनाएंगे, उसमें हम उसके बारे में डीपली चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी? ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहारी की संज्ञा किसके द्वारा की गई थी? या महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है डायरेक्ट कि प्रहारी की संज्ञा किन व्यक्तियों को दिया गया था? वह महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। किनको दिया गया था? वह रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। ठीक है, ब्रिटिश काल के दौरान पड़े किस अकाल में
बात करते हैं ब्रिटिश काल में अकाल जो पड़े थे वह प्रकोप का समुद्री क्या कारण था, ठीक है। अगर बात करते हैं ब्रिटिश काल में जो प्रकोप पड़े थे मतलब भारत में अकाल का, तो वह कौन से प्रांत में पड़ा था? वह उड़ीसा के अकाल के समय में वह 1866 में भारत में अकाल पड़ा था। किन क्षेत्रों में? उड़ीसा क्षेत्र में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। गुट निरपेक्ष नीति, ठीक है। गुट निरपेक्ष नीति की अगर बात करते हैं, गुट निरपेक्ष नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। गुट निरपेक्ष नीति का क्या मतलब होता है? मतलब क्या है कि हम लोग एक छोटा छोटा संगठन बनाकर एवं गुप्त नीति को अपनाए, यही होता है गुट निरपेक्ष, ठीक है। और अपने आप में वह व्यक्ति सभी स्वतंत्र हो, यही होता है गुट निरपेक्ष। अगला बात करते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन थे, ठीक है। वह फ्रैंक मोरेस थे। ये कहाँ के व्यक्ति थे? फ्रैंक मोरेस या अमेरिका के हुए हैं, ठीक है, जो कि एक पत्रकार हुए करते थे। कौन? फ्रैंक मोरेस। कौन? प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार थे। एवं आगे बात करते हैं, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु नामक पुस्तक किसकी रचना है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। महात्मा गांधी की यह रचना है। कौन? गोखले पॉलिटिकल गुरु नामक रचना किसके द्वारा की गई है? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सरकारी इतिहासकार कौन थे? वो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया कहते थे। कौन हुए हैं? डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया के। इसी के द्वारा भूख हड़ताल किया गया था। कहाँ पर? यह हैदराबाद के क्षेत्रों में, जो कि आंध्र प्रदेश का मतलब भाषाई राज पर इन्होंने मतलब भाषाई आधार पर इन्होंने भारत में पहला राज्य का मांग किया था। तो वो कौन सा हुआ है? 1853, ठीक है, जिसमें कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा उसमें शासन किया गया था एवं इनका गठन 1953 में कर दिया था आंध्र प्रदेश का ऑपरेशन पोलो के तहत, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, किस राष्ट्रवादी मुस्लिम को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से उसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, भारत शासन अधिनियम जो 1935 आ जाता है, भारत शासन अधिनियम 1935 को किसके द्वारा गुलामी का अधिकार पत्र कहा गया था, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू को बोला गया था। यह गुलाम करने का यह अधिकार पत्र है, ठीक है, ब्रिटिश हम लोग पर गुलाम करते हैं, उसी के लिए इन्होंने अधिकार पत्र जारी किया है। किनको? 1935 के भारत शासन अधिनियम। जो आगे बढ़ते हैं, सवर्ण आंदोलन के दौरान कानून को तोड़ने के साथ साथ चौकीदार कर न चुकाना, कोई कर नहीं देना या तो कोई किराया नहीं देना आंदोलन भी चलाए गए थे। इस आंदोलन में समाज के सभी वर्गों यथा महिलाओं, छात्रों, जनजातियों, कामगारों, किसानों, व्यापारियों, हिस्सा मुसलमानों, समुदाय इत्यादियों ने इनका समर्थन किया था। कौन से? सवर्ण आंदोलन की हम बात कर रहे थे, ठीक है, सभी व्यक्तियों ने इसका समर्थन किया था। नीचे एक लाइन है, भारत स्वतंत्रता आंदोलन में सहयोग पाने के लिए लाला हरदयाल ने वर्ष 1913 में गदर पार्टी की स्थापना कर दी थी, ठीक है, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा और इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। इसको मतलब देखिए, गदर पार्टी का संस्थापक किसको माना जाता है? वो लाला हरदयाल को माना जाता है, जिन्होंने की थी। एवं कब किया था? इनका ईस्वी कब रहा था? 1913 ईस्वी में रहा था। ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ब्रिटिश काल में पारित महत्वपूर्ण अधिनियम एवं क्या क्या योजनाएं था उनका और क्या क्या प्रस्ताव था, इनको हम लोग ध्यान से देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश काल में जो कि अधिनियम, गवर्नर एवं मुख्य प्रावधान क्या क्या है तो देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट कब लाया गया था? वह 1773 को लाया गया था। डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि रेगुलेटिंग कब लाया गया था? वह 1773 को लाया गया था। वह उन समय में भारत के गवर्नर जनरल वायसराय कौन हुआ करते थे? वारेन हेस्टिंग के समय में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया था। उनका उद्देश्य क्या था? भारत में ब्रिटिश पर शासन एवं शासन नियंत्रित करना था। किनका? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 में, जो कि वारेन हेस्टिंग के काल में भारत लाए गए थे, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट जो कि 1784 में लाए गए थे, ठीक है। अपने आप में देखिए ये सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में जो लाए गए थे, जो इस समय भी वारेन हेस्टिंग हुआ करते थे भारत के वायसराय, जो कि इनका उद्देश्य क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट था, ठीक है। तो इनमें क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना, ठीक है। भारत सचिव का पद। अगला बात करते हैं, चार्टर एक्ट 1813 में जो कि भारत में लाए गए थे। उस समय भारत के वायसराय के पद पर लॉर्ड मिंटो
मतलब पदभार पे थे। एवं बात करते हैं इनका प्रमुख क्या कारण था, लॉर्ड चार्टर एक्ट के तहत भारत में क्या वह सत्ता स्थापित करना चाहता था। भारत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त कर लिया था चार्टर एक्ट के तहत ब्रिटिशों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा का निषेध कानून जब लाया गया था 1829 में, तो विलियम बेंटिक के काल में लाया गया था। इनका प्रमुख क्या था कि सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चार्टर एक्ट जो फिर लाया गया था 1853 की बात करते हैं। चार्टर एक्ट जो 3 बार चार्टर एक्ट लाया गया था, कब कब लाया गया था, तीनों याद करिए। 1813, 1833 एवं 1853 चार्टर एक्ट लाया गया था। जो कि इनका पहला जो कि चार्टर एक्ट जो लाया गया था लॉर्ड मिंटो के काल में 1813 में, एवं 1833 में विलियम बेंटिक एवं 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में यह लाया गया था चार्टर एक्ट इत्यादि एक्ट लाया गया था। चार्टर एक्ट भारत में 3 बार लाए गए थे। देखिए, इनको याद करने का कोशिश करिएगा। 3 लास्ट में 1813, 1833, 1853 में, ठीक है, लाया गया था भारत में चार्टर एक्ट। एवं 1813 जो कि लॉर्ड मिंटो के काल में लाया गया था, उसमें क्या था, व्यापारिक मतलब भारत में कंपनी को एकाधिकार प्राप्त कर लिया था व्यापारिक करने का। एवं 1833 का जो चार्टर एक्ट है विलियम बेंटिक के समय में लाया गया था। इसमें इनका क्या कारण था, मतलब इनका उद्देश्य क्या था, भारत पर मतलब था क्या कि बंगाल में अंतरिम तथा भारत का प्रथम गवर्नर उन्हीं को नियुक्त किया जाए, वहाँ पर शासन व्यवस्था का उसका नीड अच्छी तरह से पढ़ सके। आगे बात करते हैं 1853 का जो कि चार्टर एक्ट रहा है। 1853 के चार्टर एक्ट जो कि लॉर्ड डलहौजी के काल में रहा था, उनमें क्या मात्र था, ठीक है, उनका अगर उद्देश्य की बात करते हैं, कंपनी का एक न्याय, ठीक है, कंपनी का मान्य न्याय, मात्र न्याय के रूप में उसे भारत पर नियंत्रण करने का उसको प्रस्ताव दिया गया था। ठीक है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो लाया गया था 1856 में लाया गया था। उस समय भारत के वायसराय के पद पर कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे, भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त थे। इन्हीं के समय में जो कि लाया गया, इनका क्या उद्देश्य था, हिंदू विधवा पुनर्विवाह में इनका क्या था कि विधवा का विवाह की मान्यता दी जा सके, इसीलिए उन्होंने विधवा पुनर्विवाह भारत में लाए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में जो लाए गए थे वो लॉर्ड कैनिंग के शासन में लाए गए। इसमें था कि परिषद में भारतीयों का प्रवेश चालू कर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सम्मिति आयु अधिनियम 1891 में जो कि लैंसडाउन के शासनकाल में लाए गए थे। उनका मेन क्या कार्य था कि बच्चों का जो कि विवाह, बाल विवाह पर रोक लगाया गया था एवं 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों पर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। जो कि इनका उम्र कब कितना किया गया था, 16 से 18 के बीच कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में आया था, वो भी लैंसडाउन के शासनकाल में आया था। देखिए, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में 2 अधिनियम उन्होंने पारित किया है। कौन कौन से, एक हो गया भारत आयु अधिनियम 1891 एवं भारतीय परिषद अधिनियम 1892 जो कि लैंसडाउन के शासनकाल में था। एवं बात करते हैं आयु में जो कि यह विवाह को रोककर यह उन्होंने 12 वर्ष से बढ़ाकर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है, एवं भारत परिषद अधिनियम जो कि 1892 में लाया गया था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में, जो कि निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है इसको। ठीक है, यहीं से निर्वाचन प्रणाली बनाई जा रही थी, भारत एवं अन्य ब्रिटिशों द्वारा कोई भी निर्वाचन की जा रही थी। एवं बात करते हैं मिंटो मार्ले अधिनियम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन चुका है यहाँ से, एक बार नहीं बना है, बहुत बार बन चुका है। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 जो कि यह लॉर्ड मिंटो के काल में आया था, जिसमें कि इनका क्या था कि पृथक निर्वाचन क्षेत्रों में व्यवस्था एवं मुस्लिम लीग की स्थापना करने के उद्देश्य इनका भी यही था। ठीक है, मुस्लिम लीग का स्थापना का उद्देश्य था क्या, ठीक है। इसी के समय में 3 बार मतलब मुस्लिम लीग का गठन किया गया था। कहाँ पर किया गया था, कराची, लाहौर एवं अमृतसर में किया गया था। एवं उन कलकत्ता अधिवेशन के तहत ही इनको मुस्लिम लीग आयोग का गठन कर दी गई थी, किसके द्वारा, लॉर्ड मिंटो के द्वारा। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 में लाया गया था। ठीक है, जिसमें कि यह लॉर्ड चेम्सफोर्ड इनका वायसराय के पद पर नियुक्त, जिसमें कि प्रांतों में द्वैध शासन की नीति लाई गई थी, जो कि यह पृथक निर्वाचन करने का एक सामान्य कारण बना था। ठीक है, साइमन कमीशन का गठन अगर पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का गठन अगर पूछा जाए वर्ष, तो कब किया गया था, 1927 में किया गया था। यहाँ के जब उस समय का शासक कौन हुआ करते थे, लॉर्ड इरविन हुआ करते थे। ठीक है, जिसमें कि क्या मुख्य था उनका, संविधान का निर्माण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
शारदा एक्ट अधिनियम बात करते हैं, शारदा एक्ट अधिनियम की बात करते हैं। शारदा एक्ट अधिनियम कब लाया गया था? 1930 को लाया गया था, जो कि लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लाया गया था शारदा एक्ट अधिनियम। उसमें क्या अधिनियम में क्या उनका मुख्य क्या काम था? जिसमें कि था विवाह की आयु न्यूनतम निर्धारण लड़कों के 18 वर्ष तथा लड़कियों का 14 वर्ष कर दी गई थी। कौन से अधिनियम? शारदा एक्ट अधिनियम 1930 के तहत लॉर्ड इरविन के शासनकाल में लड़कियों का आयु विवाह की जो बात करते हैं तो 12 से 14 वर्ष की कर दी थी, एवं लड़कों का जो कि 14 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में लॉर्ड वेलिंगटन के समय में लाया गया था। ठीक है। बात करते हैं भारत सरकार अधिनियम कब लाया गया था? वह लॉर्ड वेलिंगटन के समय में लाया गया था। इनमें क्या था? प्रशासनीय स्वतंत्रता मतलब स्वायत्ता, देखिए प्रांतीय स्वायत्ता वह स्थापित करना चाहते थे। अगला बात करते हैं अगस्त घोषणा। ठीक है। 1940 में अगस्त घोषणा की बात करते हैं, जिनको कि हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन यहीं से छिड़ा था। अगस्त घोषणा जो कि लॉर्ड लिनथगो के शासनकाल में लाया गया था। कब लाया गया था? 1940 में लाया गया था। ठीक है। जिसमें कि इनका क्या मुख्य उद्देश्य था? प्रादेशिक स्वशासन का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। अगर बात करें क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 में लाया गया था, जिसमें कि लॉर्ड लिनथगो इनके शासन में वायसराय पद पर नियुक्त थे, जो कि संविधान सभा का योजनाओं का निर्माण कर दी जा रही थी। किनके द्वारा? लॉर्ड लिनथगो के शासनकाल में। ठीक है। बेवेल योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि बात करते हैं बेवेल योजना लाई गई थी। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो लॉर्ड बेवेल के द्वारा लाया गया था, इनमें तो संघ का निर्माण व प्रांतों का स्वायत्ता का इन्होंने मांग कर दी थी। एवं माउंटबेटन योजना जो अंतिम बार लाया गया था, माउंटबेटन योजना जब भारत में जब आज़ादी मिल चुका था तो वह 1947 में लाया गया था, लॉर्ड माउंटबेटन योजना, जिसमें इनका मुख्य क्या उद्देश्य था? भारत का विभाजन। आगे बात करते हैं प्रमुख व्यक्ति हैं भारत के एवं उनके दिए गए कौन कौन से नारे हैं, तो देखते हैं एक नज़र इसको और याद करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन अगर बनता है तो मिस्टेक में यहाँ से गलती हो जाता है, तो इसीलिए ध्यान से देखते हैं एक बार। करो या मरो का जो कि नारा दिया था वह सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा दी गई थी। क्या? करो या मरो का नारा। ठीक है। करो या मरो या भारत छोड़ो, करो या मरो भारत छोड़ो, या किसके द्वारा दी गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। एवं अगर खाली पूछा जाए कर मत दो मतलब टैक्स मत दो, किसके द्वारा ये कहा गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। करो या मरो का नारा या भारत छोड़ो या महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी। ठीक है। दिल्ली चलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा इत्यादि नारे कौन दिए थे? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दी गई थी। आगे बात करते हैं जय जवान जय किसान, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा काफ़ी पॉपुलर है। एवं स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं और इसे पाकर ही रहूँगा, यह किसका द्वारा कथन दिया गया था? यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दी गई थी। एवं इंकलाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद साम्राज्य का नाश हो। ठीक है। इंकलाबाद साम्राज्यवाद का नाश हो, यह किसके द्वारा नारा दी गई थी? यह भगत सिंह के द्वारा दी गई थी। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ, यह किसके द्वारा दी गई थी? यह लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा दिया गया था। एवं आराम हराम है, यह किसके द्वारा नारा दी गई थी? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दी गई थी। एवं सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह मोहम्मद इकबाल के द्वारा यह नारा दी गई थी। इत्यादि रहे हमारे भारत के व्यक्ति एवं उनके द्वारा कौन कौन से नारे दिए गए थे। आगे जो हम बात करेंगे प्रमुख व्यक्ति एवं उनकी क्या क्या उपाधि मिले हैं भारत में। ठीक है। विविध से हमारा क्वेश्चन है यहाँ से, तो मिस्टेक ना करें, एक बार ध्यान देखें, बहुत ही पूछता है मिसलेनियस से। ठीक है। मिसलेनियस से काफ़ी मात्रा में क्वेश्चन देखने के लिए मिला है आज तक, जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम कभी आप अगर प्रीवियस ईयर देखते होंगे तो देखते होंगे मिसलेनियस से कितना ही महत्वपूर्ण चीज़ें पूछ ली जाती है। तो भारत में प्रमुख व्यक्ति एवं उनके द्वारा उपाधि एवं किन के द्वारा उनको उपाधि प्रदान की जाती है। ठीक है। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। किनको? महात्मा गांधी को। एवं राष्ट्रपिता की उपाधि महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र के बोस के द्वारा, एवं गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसके द्वारा मिला था? यह महात्मा गांधी के द्वारा मिला था। किसको? गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को। ठीक है। सरदार का उपाधि किनको मिला था? वल्लभ भाई पटेल को मिला था। यह बारदोली सत्याग्रह के महिलाओं के द्वारा, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल वह लिखाए जाने लगे थे। ठीक है। देश रत्न की उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिली थी, वह महात्मा गांधी के द्वारा उनको उपाधि ये दी गई थी, प्रदान की गई थी। ठीक है। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद का महाराज के नाम से किस व्यक्ति ने उसे उसको मतलब दिया था उपाधि? तो वह महाराजा खेतड़ी के द्वारा उसको उपाधि प्रदान की गई थी। एवं बात करते हैं राजा की उपाधि किनको मिला था? राजा राम मोहन राय को। वो किसके द्वारा? अकबर द्वितीय के द्वारा इनको उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है। जगत गुरु के नाम से हरि विजय सूरी को प्राप्त की गई थी उपाधि, जो कि यह अकबर के द्वारा प्राप्त की गई थी। किनको? जगत गुरु के हरि विजय सूरी को। ठीक है। कंठा भरन वाणी तानसेन को ये प्राप्त थी, यह उपाधि जो कि यह अकबर के द्वारा दी गई थी। एवं
कायदे आज़म की अगर बात करते हैं, कायदे आज़म की उपाधि किनको प्राप्त की गई थी? वह मोहम्मद अली जिन्ना को किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा कायदे आज़म की उपाधि प्रदान की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना को, महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को विंस्टन चर्चिल के द्वारा कही गई थी। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। आराम हराम है एवं व्हील्स ऑफ इंडिया डाइज की पूर्ण स्वराज की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह दी गई थी, ठीक है। अनहैप्पी ऑफ इंडिया किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी? ये लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी, ये अंडरलाइन कर लीजिए। एवं गीत रहस्य की बात करते हैं, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी, ठीक है। एवं बंदी जीवन, देखिए इनको अंडरलाइन कीजिएगा, बंदी जीवन किसके द्वारा की गई थी? रचना है सतीश चंद्र नाथ सन्याल के द्वारा बंदी जीवन की रचना कर दी गई थी, अंडरलाइन करते जाइएगा और आगे बढ़ते जाना है, ठीक है। इंडियन होम रूल अथवा हिंद स्वराज की मांग, या महात्मा गांधी के द्वारा यह नारा भी दिए गए थे, एवं हिंद स्वराज मांग या इंडियन रूल के नाम से यह पुस्तक लिखी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। इंडिया डिवाइडेड, ठीक है, इंडिया डिवाइडेड यह किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? ये राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको, ठीक है। एवं VVI कर लीजिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी का यह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, कि इंडिया डिवाइडेड नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। जिसमें क्या ये उल्लेख क्या करते हैं, जैसे कि इंडिया का डिवाइडेड मतलब जो कि बात करते हैं विभाजन हो रहा था, इसी के बारे में उल्लेख किया गया था एवं इन्होंने अपनी आत्मकथा को व्यक्त किया है, इंडियन डिवाइडेड, जो कि राजेंद्र प्रसाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बात करते हैं नरेश इन मेकिंग, ठीक है, नरेश इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा लिखा गया, एवं इंडिया टुडे रजनी पाम दत्त के द्वारा लिखा गया था, ठीक है, अंडरलाइन इसको कर लीजिएगा, इंडिया टुडे जो कि रजनी पाम के द्वारा लिखी गई थी पुस्तक है, ठीक है। आगे बात करते हैं पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी, इसको डायरेक्टली याद कर लीजिए, ठीक है। इन पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई थी, इनको डायरेक्टली ही याद कर लीजिए, ठीक। बात करें द फिलोसफी ऑफ द वर्म्स, ठीक है, द फिलोसफी ऑफ द वर्म्स ये भगत चरण बोहरा के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है, क्वेश्चन कभी बना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई है, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इंडिया, ठीक है, ये पुस्तक महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी। एवं बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा, ठीक है। एवं सत्यार्थ प्रकाश की घोषणा अगर पूछा जाए, जो कि सन्याल के द्वारा चलाई गई थी, यह सुरेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा चलाई गई। एवं सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? यह सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। पेन से अगर वहाँ पे है तो कोमा में करके उसको लिख लीजिए कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ सन्याल के द्वारा की गई थी। एवं सत्यार्थ प्रकाश की रचना पुस्तक किसके द्वारा की गई थी? दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियन स्ट्रगल की बात करते हैं। इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा पुस्तक लिखी गई। एवं बात करते हैं पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा, इसको VVI कर लीजिएगा, ठीक है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, ठीक है। आनंद मठ तो आप जानते हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौन सा? आनंद मठ, ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो कि पुस्तक है इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक जो कि है मौलाना अबुल कलाम के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। एवं बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। आगे बढ़ते हैं, इंडियम फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, यह दुर्गादास के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस इंडिया एंड इंडियन मिशन, यह किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित एवं अलेक्जेंडर डब के द्वारा लिखी गई दो पुस्तकें हैं, इनको भी अंडरलाइन ये दोनों को कर लीजिएगा, ठीक है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस किसके द्वारा लिखी गई थी? विजय लक्ष्मी पंडित के द्वारा लिखी गई थी। एवं इंडिया एंड इंडियन मिशन, ये अलेक्जेंडर डब के द्वारा लिखी गई इत्यादि पुस्तकें हमारा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक अगर पूछा जाए, भारतीय स्वतंत्रता प्रोग्राम की पुस्तक जो पूछा जाए, संग्राम की पुस्तक विनायक दामोदर दास सावरकर के द्वारा लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। लाइफ डिवाइन इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? यह अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। कौन से? लाइफ डिवाइन नाम की पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सॉन्ग ऑफ इंडिया, देखिए इनको भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, VVI कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। सॉन्ग ऑफ इंडिया जो कि सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई
पुस्तक है। कौन? सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखी गई। ठीक है। गीतांजलि, गोरा, क्रिटेस, मून, पोस्ट ऑफिस इत्यादि जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा गीतांजलि, यहाँ से पूछता है कि गीतांजलि की रचना एवं गोरा, इन दोनों को पूछता है। ठीक है। गीतांजलि एवं गोरा रचना किसके द्वारा की गई है? यह रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई है। ठीक है। की रचना गीतांजलि एवं गोरा की रचना किसके द्वारा की गई है? या रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई। एवं नेशंस वॉयस जो कि राधा कृष्णन के द्वारा की गई है। कौन से? नेशंस वॉयस। एवं आगे बात करते हैं गैदरिंग स्टॉर्म, जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है। ठीक है। गैदरिंग स्टॉर्म यह किसके द्वारा पुस्तक लिखी गई है? लेपियरे कॉलिंग्स के द्वारा लिखी गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं एजेस ऑन गीता। ठीक है। यहाँ से इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है। एजेस ऑन गीता ये किसके द्वारा लिखी गई है? अरविंद घोष के द्वारा। कौन की लिखी गई? एसेज ऑफ गीता पुस्तक लिखी गई किसके द्वारा? है अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। ठीक है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखी गई। नील दर्पण जो कि यह नाटक संबंधित एक पुस्तक है। लेकिन भारत में हो रहे नील की खेती, तिनकटिया प्रथा जो चल रहे थे भारत में, इन्हीं के बारे में दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण की रचना की है, जो कि इन्होंने सच्चाई का वर्णन किया एवं उस पुस्तक को नाट्य कला के रूप में उन्होंने दिखाया, लेकिन उसमें सच्चाई छिपा हुआ है। किसके बारे में? तिनकटिया प्रथा जो कि नील खेती कृषकों के लिए पर चलाया जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं द बल्ज ऑफ ओल्ड लेटर्स। ठीक है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। द बल्ज ऑफ ओल्ड लेटर्स जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पुस्तक लिखी गई थी। ठीक है। हिंटन्स फॉर शेप कल्चर। ठीक है। कल्चर जो कि यह किसके द्वारा लिखी गई थी? लाला हरदयाल के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है। इंडियन फिलोसफी अंडरलाइन कर लीजिएगा, यह डॉक्टर राधा कृष्णन के द्वारा लिखी गई थी। इंडियन फिलोसफी। आगे बढ़ते हैं इंडिया अनरेस्ट जो कि है वैलेंटाइन सिरोल के द्वारा लिखी गई। ठीक है। इंडिया ए नेशन। ठीक है। इंडियन ए नेशन एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक है। ठीक है। एनी बेसेंट के द्वारा, यह इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। इंडियन ए नेशन जो कि एनी बेसेंट के द्वारा लिखी गई। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है। यह आर.सी. दत्त के द्वारा लिखी गई। ठीक है। इंडियन रेनेक्स C.F. एंड्रूज के द्वारा लिखी गई। कौन सा? इंडियन रेनेक्सा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं द रेडिकल्स ऑफ हिंदुइज्म। देखिए इंपॉर्टेंट, इसको कर लीजिएगा। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, देखिए इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है। एवं बात करते हैं इंडियन डायरी जो कि है E.S. मॉन्टेग्यू के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। कमेंट्रीज ऑन द कुरान, या इंपॉर्टेंट करिएगा। कमेंट्री ऑफ द कुरान किसके द्वारा यह रचना की गई थी? सर सैयद अहमद खान के द्वारा रचना की गई थी। देखते हैं यह हमारे प्रमुख सभी पुस्तक रहा भारत के सभी व्यक्तियों के, महत्वपूर्ण व्यक्तियों के द्वारा, जिनके द्वारा प्रमुख नारे दिए जा रहे थे एवं उनके द्वारा प्रमुख रचना कर दी जा रही थी। आगे हम बात करेंगे अभी कुछ युद्ध हुए हैं एवं उनका प्रमुख तिथियां याद करेंगे, जो कि अपने आप में विविध है। याद करने का कोशिश कीजिएगा, डायरेक्टली बन जाता है क्वेश्चन। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो उसमें 1758 से लेकर 1763 तक वह युद्ध चला था, जिसमें कि पेरिस की संधि 1763 में कर ली गई थी। अगले बात करते हैं इनके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है। आंग्ल मराठा युद्ध कितने हुए हैं? टोटल कितने हुए हैं? वह हुए हैं कितने? 4 आंग्ल मराठा युद्ध हुए हैं। ठीक है। जैसे कि आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 1767 से लेकर 1759 तक चला है, जो कि जिसमें कि मद्रास की संधि 1759 में कर ली गई थी। एवं बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा मैसूर युद्ध। ठीक है। मराठा युद्ध विभिन्न हुए हैं। मराठाओं ने काफ़ी क्षेत्रों में अपना युद्ध एवं हड़कंप मचा चुका था, इन्होंने मराठा युद्ध को हम लोग याद करते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बात करते हैं किनके बीच लड़ा गया था। ठीक है। यह आंग्ल मराठा युद्ध जो कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो की बात करते हैं, यह 1775 एवं 1782 में किया गया था, जिसमें कि बड़गांव की संधि जो कि 1779 में कर ली गई थी, एवं सलाबाई की संधि एवं पुरंदर की संधि। देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध यह कई बार पूछा है। ठीक है। अंडरलाइन कर लीजिएगा इसको। ठीक है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1780 से 84 के बीच में चला था, जिसमें कि बात करते हैं मंगलोर कर्नाटक जो कि मंगलोर का क्षेत्र कर्नाटक की मंगलोर की संधि हुई थी। जब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो वह 1790 से 1792 तक चला था, जिसमें कि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। ठीक है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में अंडरलाइन करते जाइएगा एक। ठीक है। बिल्कुल ही याद करिएगा एक बार में। ठीक है। चतुर्थ आंग्ल मराठा युद्ध जो कि यह 1799 में रहा था, जिसमें कि यह आंग्ल मराठा इसमें असफल रहा था। एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं तो 1803 एवं 1805 के बीच में था, जिसमें कि देवगांव एवं सूरजी अर्जुन गांव की संधि की गई थी 1803 में, जो कि राजपुर घाट की संधि। ठीक है। यह है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ रहे। ठीक है।
आंग्ल में नेपाल युद्ध, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। आंग्ल नेपाल युद्ध जो कि 1814 से 16 के बीच में चला था, जिसमें कि सुगौली की संधि 1816 में कर ली गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की अगर बात करते हैं तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में 1816 से 1819 तक चला था तृतीय आंग्ल मराठा, जिसमें कि पूना की संधि कर ली गई थी। किसमें? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। एवं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की बात करते हैं। बर्मा यानी वर्तमान म्यांमार का क्षेत्र, जिसमें कि क्या गया था, क्या प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध में 1824 से लेकर 26 तक इसमें चला था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसमें कि यंदबू की संधि कर ली गई थी। एवं आगे बात करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, इनको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब की गई थी? 1845 से 1846 में कर ली गई थी, जिसमें कि लाहौर की संधि एवं भोरवाल की संधि कर ली गई थी। कब? 1846 में। एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करते हैं। कितने? 2 सिख युद्ध हुए हैं। 2 सिख युद्ध हुए हैं। कौन कौन से? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 46 तक चला था, एवं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो कि 1848 से लेकर 1849 तक चला था, जिसमें कि लाहौर की संधि हुई थी। इत्यादि चीज़ हम देख लिए प्रमुख युद्ध, और इतना ही युद्ध है हमारे पूरा मॉडर्न हिस्ट्री में। ठीक है, तो कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करेंगे। डायरेक्टली इस भी दिया हुआ है और मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा टफली है, इसलिए याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ठीक है, अगर बात करते हैं प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839 से 42 तक चला था, जिसमें कि लॉर्ड ऑकलैंड तथा द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध में 1878 से 80 में लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। ठीक है, 2 आंग्ल अफगान युद्ध हुए हैं। कौन कौन से? अब प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो कि 1839 से 42 तक में चला है, जो कि लॉर्ड ऑकलैंड के समय में चला था। एवं द्वितीय अफगान युद्ध जो कि 1878 से 80 के बीच में चला है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ है। इंपॉर्टेंट हमारा यह युद्ध रहा है VVI। तो इतना ही है जो कि है 15-20 है, एक बार देख लीजिएगा। ज़्यादा तो नहीं है, 10 है तो है, 10 एक बार याद करिएगा, याद हो जाएगा। और डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। इसमें क्या ही बताएं, हम इतना डायरेक्टली कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। भारत में बंगाल तथा भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन से हुए हैं? क्योंकि अंग्रेज़ों ने पहला अपना सत्ता कहाँ पर, या अंग्रेज ने बंगाल में ही प्रत्यारोपित किया था। तो वहाँ के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में बात करते हैं, एवं VVI को लेकर इनको चलते हैं। ठीक है, गवर्नर जनरल जो कि रॉबर्ट क्लाइव, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो हुए हैं वो कौन हुए हैं? रॉबर्ट क्लाइव हुए हैं, जो कि इनका कालखंड बात करते हैं 1757 से लेकर 1760 तक रहा है। ठीक है, प्रथम इनको याद करने का कोशिश करिएगा। ठीक है, तो प्रथम अगर भारत के गवर्नर जनरल या वायसराय की अगर बात करते हैं भारत में, तो बस लॉर्ड क्लाइव हुआ करते थे। याद कर लीजिएगा, प्रथम खाली याद करना है। ठीक है, यहाँ से प्रथम याद कर लीजिएगा कौन है? लॉर्ड क्लाइव हुए। थोड़ा सा यहाँ से कालखंड इसका पूछा जाएगा कि 1757 से 1760 एवं 1765 से 67 तक चला था इनका कालखंड। इसके समय में प्रमुख घटनाएं कौन कौन से हुए? प्लासी का युद्ध हुए थे। देखिए, प्लासी का युद्ध का डायरेक्टली डेट याद करना है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? वो 1757 में बंगाल में द्वैत शासन का प्रारंभ कर लिए गए थे। कब? यह प्लासी के युद्ध के बाद, जिसमें कि इलाहाबाद का प्रथम द्वितीय संधि भी कर ली गई थी। कब? 1765 में। ठीक है, याद कर लीजिएगा, इसको दोनों को घेर लीजिएगा। द्वितीय संधि एवं प्रथम युद्ध की प्लासी युद्ध कब हुआ था? 1757 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। हेनरी दूसरा जो कि वायसराय हुए हैं, हेनरी वेंचिनटॉट हुए हैं, जो कि 1760 से 1764 में। इन्हीं के समय में 1764 में बक्सर युद्ध हुआ था। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 1764 ईस्वी में, तो उस समय के भारत के वायसराय पद पर कौन नियुक्त थे? तो हेनरी वेंचिनटॉट को हुए नियुक्त। ठीक है, अगले बात करते हैं हैरी वेलेस्लास्ट जो कि 1767 से लेकर 59 तक इनका चला हुआ था, जिसमें कि इन्होंने द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल को नियुक्त किया था। ठीक है, पहला जो कि हुआ करता था प्रांतीय विभाजन नहीं हुआ था, जिसमें कि कोई भी इन्होंने गवर्नर जनरल की नियुक्ति नहीं करता था। अगर मान्यता के अनुसार या ताकतवर के अनुसार अगर पहली बार इन्होंने गवर्नर जनरल की नियुक्ति की थी तो वह हेनरी वेलिस्लास्ट की, जो कि 1760 से 1764 में, जो कि बक्सर के युद्ध के समय में ही किया गया था ब्रिटिशों के द्वारा। ठीक है, अगला जो कि बात करते हैं हेनरी वेलेस्लास्ट, जो कि 1767 से 69 में, जिनके समय में द्वैत शासन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। एवं अगला बात करते हैं जॉर्ज कार्टियर। ठीक है, इंपॉर्टेंट करिएगा, जॉर्ज कार्टियर, जिसके समय में ही प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का नींव पड़ा था। कौन सा? जॉन कार्टियर के द्वारा। इनका कालखंड की बात करते हैं 1769 से लेकर 72 तक रहा है। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। वारेन हेस्टिंग, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है। वारेन हेस्टिंग का कालखंड यहाँ पे पूछता है डायरेक्टली, वारेन हेस्टिंग का क्या कालखंड है, तो 1772 से लेकर 1774 में। एवं इनके समय में क्या क्या चीज़ें हुई थी भारत में। बंगाल का अंतरिम सरकार का गठन हुआ था एवं गवर्नर का गठन हुआ था एवं बंगाल में द्वैध शासन की भी नीति लाई गई थी एवं शासन को समाप्त किया गया था तथा प्रथम मदरसे की स्थापना की गई थी। ठीक है, बात करते हैं भारत में पहली बार मदरसे की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी, किस गवर्नर जनरल के द्वारा की गई थी, तो वो वारेन हेस्टिंग के द्वारा कब की गई थी, वह कब की गई थी 1773 में कर ली गई थी। ठीक है, प्रथम मदरसे का गठन जो कि इस्लाम धर्म को उसमें शिक्षा देने का उन्होंने नीड रखा था। आगे बढ़ते हैं, इत्यादि रहा। एवं बंगाल के गवर्नर जनरल की हम बात करते हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर देख लिए एवं बंगाल के गवर्नर जनरल के बात करते हैं। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं, वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल हुए हैं, जो कि उससे बड़ा पद होते हैं। ठीक है, जिसका कालखंड 1774 से लेकर 1785 तक रहा है, जिसमें कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एवं प्रथम मराठा युद्ध, द्वितीय मराठा मैसूर युद्ध तथा इजाज़तदारी की प्रथा जो कि वारेन हेस्टिंग के काल में लाई गई थी, इत्यादि चीज़ें हम यहाँ से रिलेट कर रहे हैं और याद करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल की बात करते हैं, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनका कालखंड की बात करते हैं 1786 से लेकर 93 एवं 1805 में भी इन्होंने थोड़ा सा अपना कार्य किया था, जिसके समय में तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध तथा बंगाल प्रांतीय अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था चालू की गई थी। ठीक है, बंगाल में अस्थायी अगर बात करते हैं, बंगाल में अंडरलाइन कर लीजिएगा यहाँ से, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था कब लागू की गई थी, वह 1793 में लागू की गई थी। क्या था इसका उद्देश्य, तो बात करते हैं शक्ति का पृथक सिद्धांत लागू किया गया था। ठीक है, शक्ति का मतलब जो कि शक्तियाँ होती थी लोगों के, भारतीय लोगों के पास, उनका विभाजन कर दिया गया था एवं ये बंगाल के गवर्नर जनरल जो भी ब्रिटिश होते थे वो उन्होंने अपने हाथ में सत्ता ले लेते थे, इत्यादि चीज़ें यहाँ से हम देखते हैं। ठीक है, अगला बात करते हैं सर जॉन शोर, काफ़ी भी क्रूर शासक ये हुए हैं ये बंगाल के गवर्नर जनरल पे, जो कि इनका कालखंड रहा है 1793 से 1798 में, जिसके समय में चार्टर एक्ट 1893 तथा हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। ठीक है, काफ़ी आरामी वाला इन्होंने काम किया था, जिसके तहत सर जॉन मार्शल के द्वारा जो कि ये चार्टर एक्ट 1893 में लाया गया था, जिसके तहत क्या किया गया कि हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी। मतलब भारतीय लोगों से कुछ क्षेत्रों में हस्तक्षेप यानी सिग्नेचर ले लेते थे एवं कहीं भी मतलब अपने मन पसंद शासन कर रहा है या तो कुछ भी कर रहा है, टैक्स वसूल रहा है, खेती करा रहा है, व्यापार कर रहा है अपने अनुसार, किसके द्वारा, सर जॉन शोर के द्वारा कर दी गई थी। ठीक है, इनके बारे में नाम इनका याद रखना है, कालखंड इनका है 1793 से 98 में एवं यह 1700 चार्टर एक्ट अधिनियम 1793 इन्हीं के समय में लाया गया था एवं हस्तक्षेप की नीति इसी के समय में अपनाई गई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड वेलेस्ली जो कि इनका कालखंड बात करते हैं तो 1798 से 1805 तक रहा है। ठीक है, किनका, लॉर्ड वेलेस्ली का। अगर सहायक संधि का अगर जन्मदाता पूछा जाए तो वो कौन सा, लॉर्ड वेलेस्ली है। एवं सहायक संधि की नीति अपनाने वाला पहला वो कौन सा भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं, तो वह कौन हुआ है, वह हुआ है कौन, लॉर्ड वेलेस्ली। इनका अगर बात करते हैं सहायक संधि की, अगर कालखंड की बात करते हैं तो इनको अंडरलाइन कर लीजिएगा। सहायक संधि की नीति 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के समय में अपनाई गई थी, आरंभ किया गया था एवं इन्हीं के समय में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था एवं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी इन्हीं के समय में हुआ था। किनके समय में, लॉर्ड वेलेस्ली के समय में। एवं 1799 में प्रेस पर सेंसस लगाया गया था। ठीक है, प्रेस पर रोक लगाया गया था, भारत के लोग जो भी प्रेस वार्ता कर रहे थे, भारत के प्रेस मतलब न्यूज़पेपर जो छाप रहे थे उस पर डायरेक्टली रोक लगा दी गई थी एवं कलकत्ता में पोल पीटीएम कॉलेज की स्थापना की गई थी। अगर पूछा जाएगा कि पहली बार भारत में किसी अगर कॉलेज की स्थापना की गई थी तो वह अंग्रेजों के द्वारा कौन सा, पोर्ट विलियम, जो कि कानूनन प्रभावी वहाँ पर होता था। कब किया गया था यह, 1794 में 99 में कर दी गई थी पोर्ट विलियम की, जो कि यह कोलकाता में कॉलेज की स्थापना कर दी गई थी। ठीक है, अगला बात करते हैं सर जॉन बर्लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सर जॉन बर्लो जो कि 1805 से लेकर 1807 तक इसका कालखंड रहा है, जिसमें कि रियासतों में हस्तक्षेप की नीति का समर्थन इन्होंने किया है। किसने, सर जॉर्ज बार्लो ने, जो कि लॉर्ड मिंटो हुए, जो कि लॉर्ड मिंटो 1807 से लेकर 1813 तक इनका कालखंड रहा है एवं अमृतसर की संधि इन्हीं के द्वारा कर ली गई थी एवं ईसाइयों धर्म को यहाँ पे काफ़ी मान्यता दी रही थी, जो कि एवं
जो कि और एवं वहाँ के अमृतसर की संधि कर ली गई थी भारत में। हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग, जो कि 1813 से 1823 तक रहा है, जिसमें कि आंग्ल नेपाल युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध एवं रैयतवाड़ी बंदोबस्त एवं महलवाड़ी बंदोबस्त लाई गई थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्थाएं क्या थी, यहाँ से हम लोग डायरेक्टली समझते हैं किसके शासन में लाई गई थी, लॉर्ड हेस्टिंग के शासन में लाई गई थी रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है, डायरेक्टली अगर हम बात करते हैं तो एक मिनट, रैयतवाड़ी की व्यवस्था की डायरेक्टली हम बात करते हैं तो बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था, जिसमें कि था भूमि, रैयत मतलब भूमि, वाड़ी मतलब भूमि खेती करने की व्यवस्थाएं थी, जिसमें कि ये बात करते थे अंग्रेज अपने अनुसार खेती एवं खेतियों में क्या आपको खेती करना है, किस अनुसार खेती करना है, एवं वह जो कि 20% भूमि टैक्स वो ले लेते थे, कौन, किसान से, कौन, अंग्रेज ले लेते थे। एवं महलवाड़ी व्यवस्थाएं, जो कि ये घर में रहेंगे तो भी आपको टैक्स देना पड़ता था। ठीक है, अपना घर में रहने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, यही था महलवाड़ी व्यवस्था एवं रैयतवाड़ी व्यवस्था, जो कि लॉर्ड हेस्टिंग के काल में लाया गया था 1813 से 1823 के बीच में। एवं बात करते हैं रैयतवाड़ी व्यवस्था की, जो कि 1820 में इसको सुचारू रूप से चालू कर लिया गया था। ठीक है, अगला जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते हैं, लॉर्ड एम्हर्टन हुए हैं। ठीक है, एम्हर्टन हुए हैं, जिनका कि कालखंड 1823 से लेकर 1828 तक रहा है, जिसमें कि आंग्ल बर्मा युद्ध तथा बैरकपुर छावनी में विद्रोह भी हुआ था। ठीक है, बैरकपुर छावनी में इनका विरोध भी हुआ था, कब, 1828 में हुआ था। ठीक है, बैरकपुर में सिपाही विद्रोह भी यहीं से थोड़ा सा हुआ था। ठीक है, बात करते हैं सिपाही विद्रोह, अगर मेनली पूछा जाए, काफ़ी व्यापक स्तर पर यहाँ से विद्रोह हो चुका है। एक बार अगर पहली बार सिपाही विद्रोह अगर बैरकपुर में हुआ था, थोड़ा सा छावनी विद्रोह, वह लॉर्ड एम्हर्टन के द्वारा कर ली गई थी। ठीक है, अगला जो कि बंगाल के गवर्नर जनरल पर जो नियुक्त हुए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, जो कि यहाँ से काफ़ी बार ये शासक के बारे में ये पूछा जाता है एवं इनके बारे में बहुत ही बार पूछा गया है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के समय में जिसके द्वारा पूछा जाता है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग का जो कि शासन काल खंड का अगर समय बात करते हैं 1828 से लेकर 1833 रहा है, जिसमें कि सती प्रथा पर रोक लगाया गया एवं ठगी प्रथा का अंत किया गया था, जिसमें कि लोगों को ठग लग जा रहा था, मतलब वस्तुओं विनिमय प्रणाली या तो कृषि के क्षेत्रों में ठग कर जा रहा था, जिसमें कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा 1828 से 1833 के बीच में सती प्रथा पर रोक लगाया गया था एवं ये क्या बोलते हैं, ठगी प्रथा पर यह रोक लगाया था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। इनका कालखंड की बात करते हैं तो 1828 से लेकर 1833 तक रहा है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इनके बात करते हैं अब भारत के गवर्नर जनरल की हम बात करते हैं। भारत की गवर्नर जनरल, जो कि यह काफ़ी व्यापक स्तर पर एक बड़ा पद हुआ करता था, जिसमें कि भारत के गवर्नर जनरल कौन कौन से हुए उनके बारे में प्रथम बात करते हैं। प्रथम तो डायरेक्टली याद करने का कोशिश करिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही माना गया, क्योंकि ये अच्छा शासक हुए हैं, इसीलिए इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल के पद पर इनको नियुक्त किया गया था, जिसमें कि इनका जो कि 1833 से 35 तक रहा, जिसमें कि चार्टर एक्ट 1833 तथा विधि आयोग का गठन इन्होंने किया था। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 में जिन्होंने मतलब भारतीयों के लिए एक संविधान जैसे निर्मित मतलब कानून निर्मित कर दिया था, मतलब भारत की कैसी विधि व्यवस्था चल रही है या चलेगी एवं अत्याचार कम हो, इसके लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने चार्टर एक्ट 1833 में इन्हें मतलब जारी किया था तथा विधि आयोग का भी इन्हीं ने गठन किया था। किसने, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने 1833 से 35 तक यह कि भारत के गवर्नर जनरल के पद पर यह नियुक्त थे। बात करते हैं लॉर्ड मैककॉफ। ठीक है, बात करते हैं अगला है लॉर्ड मैककॉफ, जो कि ये इनका कालखंड बात करते हैं 1835 से 36 तक रहा है। ठीक है, किलका लॉर्ड मैककॉफ की, जिसमें कि इनमें काम इन्हें क्या है, इन्हीं ने भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता कहा जाता है। ठीक है, भारत को मुक्तिदाता किसको कहा जाता है, लॉर्ड मैककॉफ को कहा जाता है, एवं 1835 का 36 के कालखंड में रहा है। ठीक है, PBI इसको करिएगा, देखिएगा यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि भारत में प्रेस का मुक्तिदाता किसको माना जाता है। ठीक है, भारत के प्रेस को मुक्तिदाता किसे माना जाता है, वो लॉर्ड मैककॉफ को माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड जो कि 1836 से 1842 के काल में हुआ भारत के गवर्नर जनरल के पद पर नियुक्त थे, जिसमें कि प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ था। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला है लॉर्ड एलनबरो। लॉर्ड एलनबरो जो कि इंपॉर्टेंट, इनको कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा, जिनका कि कालखंड है 1842 से 1844 तक रहा है, जिसमें कि इसी के समय में भारत में दास प्रथा का अंत हुआ तथा प्रथम
अफगान युद्ध की समाप्ति भी कर ली गई थी, किसके द्वारा? लॉर्ड एलन के द्वारा। एवं लॉर्ड हार्डिंग प्रथम की बात करते हैं। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम जो कि 1844 1848 के बीच में आया था। कौन? लॉर्ड हार्डिंग, जिसमें कि आंग्ल मराठा सिख युद्ध एवं लाहौर की संधि को समाप्त कर दिए गए थे, किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। एवं लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, काफ़ी वीवीआई इसको कर लीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी के कालखंड की बात करते हैं तो 1848 से लेकर 1856 तक इनका कालखंड रहा, इनका लॉर्ड डलहौजी का, जिसमें कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध तथा चार्ल्स वुड शिक्षा नीति, जिसको कि शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कर पूछा जाए तो कौन होगा? लॉर्ड डलहौजी को ही शिक्षा का मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। एवं व्यपगत सिद्धांत तथा विधवा पुनर्विवाह भी इनके द्वारा लाया गया था। एवं काफ़ी ये प्रिय शासक हुए हैं एवं प्रिय भारत के गवर्नर जनरल हुए हैं। कौन? लॉर्ड डलहौजी, जो कि इनके समय में भारतीयों के हित में बहुत सारे काम हुए हैं, जैसे कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का अंत एवं द्वितीय आंग्ल बर्मा यानी म्यांमार जो पड़ता है उनका युद्ध का समाप्त, एवं चार्ल्स वुड की शिक्षा की नीति जो अपनाया गया एवं इन्हीं को शिक्षा की स्थापना किया था। एवं व्यपगत सिद्धांत अथवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम भी इन्हीं के द्वारा लाया गया था, किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के समय में, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक इनका कालखंड रहा है। ठीक है, अगला बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग, जिनका की कालखंड बात करते हैं 1856 से 57 तक काल रहा है, इनका लॉर्ड कैनिंग का, जिनके समय में भारत का ये अंतरिम गवर्नर जनरल एवं अंतिम गवर्नर जनरल तथा सन 1857 का विद्रोह में भी इन्होंने भाग लिया था। किन? लॉर्ड कैनिंग ने। इत्यादि रहा हमारा भारत एवं बंगाल के गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बात हम कर लिए हैं। एवं एक लाइन है नीचे, ध्यान से देखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने मुंगेर में, बिहार, जो कि मुंगेर बिहार में है, ठीक है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश तथा बांकीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, पहले बिहार में ही पड़ता था, में सेना के लिए 3 केंद्रों की स्थापना किया था। वह किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं तो बताइए भारत के प्रमुख वायसराय के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रमुख पहले वायसराय के पद पर यह नियुक्त थे। एवं इनका कालखंड की अगर बात करते हैं 1858 से लेकर 1862 तक रहा है कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसके समय में क्या था? भारत का प्रथम वायसराय तथा भारत में पहली बार आयकर लगाया गया था। मतलब अगर पूछा जाए कि वह कौन सा मतलब भारत के वायसराय हुए हैं जिसके द्वारा पहली बार भारत में टैक्स की नीति अपनाई गई थी, वह किसके द्वारा? वह लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। इन्होंने ही पहली बार भारत में टैक्स मतलब अन्य चीज़ों में इन्होंने भारत के, जो कि पूछा जाएगा डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैसा कौन सा वायसराय हुआ है जिसके द्वारा भारत में पहली बार टैक्स की नीति अपनाई गई, तो वह लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में अपनाई गई थी। ठीक है, दूसरा है लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जिसके द्वारा बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। ठीक है, बहावी आंदोलन क्या था कि यह अंग्रेजों के खिलाफ भारत के बहावी महिलाओं के द्वारा बहावी क्षेत्रों में, जो कि बंगाल के क्षेत्रों में, बंगाल में शासन की नीड रखी जा रही थी भारतीयों के द्वारा एवं अंग्रेजों को बर्खास्त करने के लिए नीति अपनाई जा रही थी, जिसमें कि लॉर्ड एल्गिन प्रथम ने बहावी आंदोलन का दमन कर दिया एवं काफ़ी क्रूरता से उन्होंने वहाँ पर वार कर दिया था। किसने? लॉर्ड एल्गिन ने। ठीक है, अब बात करते हैं लॉर्ड जॉन लॉरेंस। ठीक है, लॉर्ड जॉन लॉरेंस, जिनका कि कालखंड है 1864 के समय एवं 1859 तक। ठीक है, पहली बार यहाँ पर अकाल पड़ा था एवं बात करते हैं पहली बार जब अकाल पड़ा था तब इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, दिल्ली दरबार का आयोजन क्या है कि वहाँ पर दिल्ली दरबार आयोजन का क्या मतलब है? पार्टी रखना। दिल्ली दरबार में उन्होंने पार्टी रखा था जब भारत के लोग भूख से मर रहे थे, अनाज नहीं मिल रहा था खाने के लिए। कब? 1864 से 59 के बीच में लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस के समय पे भारत में अकाल पड़ा था एवं इन्हीं ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। ठीक है, लॉर्ड मेयो, अगला बात करते हैं भारत के वायसराय, जिसमें कि आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत इसी ने की थी। जब देखा कि भारत में मतलब पिछड़े लोगों जो कि काफ़ी भूख से मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तब इन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण की नीति शुरुआत की तथा भारत में प्रथम जनगणना अगर पूछा जाए तो लॉर्ड मेयो के काल में लाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक, पहली बार भारत का सेंसेशन जनगणना किसके शासन में लाया गया था? वह लॉर्ड मेयो के काल में लाया गया था। इसका कालखंड की अगर बात करते थे, इनको पूरा ही अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, जो कि 1859 से 72 तक रहा है इनका लॉर्ड मेयो का कालखंड, जिसमें कि इन्हीं के द्वारा भारत में विकेंद्रीकरण की नीति अपनाई गई थी एवं यहाँ पर पहली बार जनगणना 1872 में लाया गया था। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है कि भारत में पहली जनगणना किसके शासन में काल में लाया गया था? वह लॉर्ड मेयो के काल में लाई गई थी। एवं स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब लाई गई थी? तो कब लाई गई थी? 1881 में लाई गई थी। ठीक है,
और बात करते हैं जिसके समय में जो कि ये सांख्यिकी सर्वोच्च बात करते हैं, मतलब संख्या का इन्होंने आंकड़ा लगाया और इसके अनुसार उसने सोचा कि भारतीयों के हितों में कुछ काम कर लिया जाएगा एवं लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है। तथा कृषि विभाग का इन्होंने भी गठन कर दिया, ठीक है, कृषि विभाग का भी गठन कर दिया एवं कृषि पर इन्होंने बल दिया भारतीयों को पिछड़ा से वह ऊपर उठाने के लिए। अगला बात करते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक की अगर शासनकाल की बात करते हैं तो 1872 से लेकर 76 तक इनका कालखंड रहा है, जिनमें कि कुका विद्रोह का दमन इन्हीं के द्वारा, कुका जनजाति के द्वारा मणिपुर क्षेत्रों में यह किया जा रहा था एवं उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में भी बावी आंदोलन के समय में इत्यादि विद्रोह कर दी जा रही थी जो कि जनजातियों के द्वारा, जैसे कि कुका विद्रोह इसीलिए किया जा रहा था जैसे कि जनजाति लोग जैसे कि शिकार करके भोजन करते थे, शिकार करके भोजन करते थे, तो होता था क्या कि इन्हीं के द्वारा बोला गया लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा कि तुम लोग अगर जैसे कि शिकार करके ही भोजन ग्रहण करते हो तो चलो हम तुमको फ्री में भोजन कराएंगे लेकिन तुम हमारे हित में काम करो। तो जैसे कि जनजाति लोग उनके हित में चले गए तो उनके बाद क्या हुआ कि वह क्या करते हैं बंधुआ मजदूरी कराने, मतलब ज़्यादा काम कराने लगे एवं कम उनको खाना देने लगे, ठीक है। खदान कोयले खदान में उनको मतलब काम दे दिए एवं पर भर पेट खाना भी नहीं दिए एवं क्रूरता के साथ उनके साथ पेश आता था, जिसके कारण वहाँ के लोगों ने कुका विद्रोह का दमन या कुका जनजाति के द्वारा किया गया था, ठीक है। आगे बात करते हैं लॉर्ड लिटन का शासनकाल अगर बात करते हैं तो 1876 से 80 तक रहा है, जिसमें कि द्वितीय अकाल पड़ा था एवं प्रथम दिल्ली दरबार का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, ठीक है। अंग्रेजों की यही नीति ही थी, जब जब अकाल भारत में पड़ता था वह पार्टी साटी करते थे, दिल्ली दरबार का आयोजन करते थे, ठीक है। जो कि लॉर्ड लिटन के समय में द्वितीय अकाल पड़ा था भारत में एवं प्रथम दिल्ली दरबार का वर्नाकुलर पैक्ट के ऐतिहासिक के तहत उसे पारित तथा द्वितीय आंग्ल अफगान का युद्ध भी इन्होंने छेड़ दिया था, ठीक है। जब देखा भारत में अकाल पड़ा है तब इन्होंने दिल्ली दरबार का आयोजन किया तथा वर्नाकुलर एक्ट भी ला दिया भारत में एवं टैक्स भी वसूल रहे थे तथा द्वितीय आंग्ल बर्मा का युद्ध भी इन्होंने छेड़ दिया। किनके समय में? लॉर्ड लिटन के समय में। अगर कालखंड की अगर बात करते हैं तो 1876 से 1880 तक रहता है, ठीक है। अगला है लॉर्ड रिपन, काफ़ी बीबीआई है, लॉर्ड रिपन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। लॉर्ड रिपन जो कि इनका कालखंड 1880 से 84 तक रहा है, ठीक है। इन्हीं के समय में वर्नाकुलर एक्ट रद्द एवं हंटर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। वर्नाकुलर एक्ट काफ़ी मतलब व्यक्तियों को इसके कठिनाई का सामना करना पड़ता था, जिसमें कि हंटर आयोग का गठन किया गया था। भारत में नियमित जनगणना भी इन्हीं के समय में कर दी गई थी, कहा गया था, नियम बना दिया गया लॉर्ड लिपन के समय में 1880 से 84 के बीच में कह दिया गया कि भारत में अब जो कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना होगा एवं वर्नाकुलर जो कि एक्ट लाया गया था उनको समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगर इनकी कालखंड की बात करते हैं डायरेक्टली कितना है 1884 से लेकर 1888 के बीच में, ठीक है। अगला बात करते हैं लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की कालखंड की अगर बात करते हैं 1884 से लेकर 1888 तक, जिसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जिसमें कि अगर कालखंड की बात करते हैं तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध कब हुआ था? वह 1885 में हुआ था। जो भारत में वह विलय हो गए थे, कौन? आंग्ल बर्मा युद्ध था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी से समय में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का नीड जो कि पड़ा था भारत में 1883 में पड़ा था एवं उसका संगठन कब किया गया था मतलब तो 1885 में कर लिया गया था, ठीक है। एक अखबार आप देखते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, ठीक है। अगला जो कि वायसरा हुआ है भारत के वो है लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड लैंसडाउन जो कि 1888 लेकर 1894 ईस्वी तक इनका कालखंड रहा है, जिसके द्वारा डुरंड आयोग का गठन किया गया है, ठीक है। डुरंड आयोग का गठन किया गया। डुरंड आयोग क्या था? भारत में विभाजन की नीति यहीं से चालू कर ली गई थी कि मतलब जैसे कि अगर जो भी व्यक्ति विभाजित होना चाहते थे तो उनके लिए स्वतंत्र राष्ट्र इत्यादि चीज़ों का यहाँ से गठन होना चालू हो गया था। डायरेक्टली हम याद कर सकते हैं लॉर्ड लैंसडाउन के समय में डुरंड आयोग का गठन किया गया, जिनका कालखंड 1888 से लेकर 1884 तक रहा है। डायरेक्टली हम लोग याद करते हैं। अगला बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय जिनका कि कालखंड रहा है 1894 से लेकर 1898 तक में। इसी के समय में अकाल के लिए जांच, मतलब जब भारत में अकाल पड़ रहे थे और अंग्रेजों ने दिल्ली दरबार का आयोजन कर रहा था एवं उन्होंने ही जब देखता था कि भारत में अकाल पड़ रहा है तो वह भारत में युद्ध छेड़ देते थे कई क्षेत्रों में एवं दिल्ली दरबार का वह आयोजन कर देते थे, ठीक है। तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का अगर कालखंड की बात करते हैं तो 1894 से लेकर 1898 तक रहा है, जिसमें कि यह अकाल की जाँच के लिए, जैसे अकाल पड़ता था उसकी जाँच के लिए लॉयल आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। लॉयल आयोग का गठन किया गया। लॉयल मतलब ईमानदार का आयोग का गठन किया गया था। किसके
किसके समय में किया गया था? वह लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड कर्जन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को ही याद करिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा। लॉर्ड एल्गिन जिनके द्वारा अकाल की जांच के लिए लॉर्ड आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, लॉयल आयोग का गठन किया गया था। आगे बात करते हैं लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन की अगर कालखंड की बात करते हैं तो 1899 से लेकर 1899 से लेकर 1905 तक इनका कालखंड रहा है, जिसके समय में तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया था तब बंगाल का विभाजन का यहीं से जरूरत पड़ गया था। कब? 1905 में। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर पूछा जाए कि बंगाल विभाजन जब हो रहा था तो उस समय भारत के वायसराय के पद पर कौन व्यक्ति थे? तो वह लॉर्ड कर्जन व्यक्ति नियुक्त थे। इनकी कालखंड की बात करते हैं तो 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक रहा है, जिसके समय में तृतीय अकाल आयोग का गठन किया गया एवं बंगाल विभाजन की इसी द्वारा जरूरत नीड रखी गई। ठीक है, अगला बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वितीय देखिए, प्रथम द्वितीय जहाँ से रहता है कोई व्यक्ति के एक ही नाम से प्रथम द्वितीय, तो वहाँ से कन्फ्यूजन होता है, तो इसीलिए इनको अंडरलाइन कीजिए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, जिसका कि कालखंड 1905 से लेकर 1910 ईस्वी तक रहा है, जिसमें कि 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना इसी के द्वारा की गई थी। कहाँ पर कर दी गई थी? लाहौर एवं कराची एवं अमृतसर, 3 क्षेत्रों में कर ली गई थी। एवं 1909 में इन्होंने जो कि मुस्लिम लीग का पृथक निर्वाचन की नीति भी ला दी गई थी। किसके द्वारा? यह लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। एवं भारत परिषद अधिनियम 1909 जो कि लॉर्ड मिंटो सुधार अधिनियम के तहत लाया गया था। एवं सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी लाया गया, मतलब संप्रदाय मतलब अलग अलग जातियों के द्वारा निर्वाचन की प्रारंभ इन्हीं के द्वारा लाई गई थी भारत में। तथा द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन जो कि कांग्रेस का विभाजन भी यहीं कर दी गई थी। कब? 1805 में कर दी गई थी, 1806 में कर दी गई थी, जो कि कांग्रेस 2 दल में बट गए थे, जो कि एक नरम दल एवं गरम दल में बट गए थे। ठीक है, अगला अगर वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि इनका कालखंड रहा है 1910 से लेकर 1916 तक, जिसमें कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, एवं तृतीय दिल्ली दरबार का भी आयोजन हुआ था एवं प्रथम विश्व युद्ध यहीं से चालू हुआ था। ठीक है, कब? 1916 से। ठीक है, बात करते हैं कौन सा? प्रथम विश्व युद्ध। एवं द्वितीय विश्व युद्ध की अगर बात करते हैं तो कब हुआ था? 1945-46 में हुआ था। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात करते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड अगला वायसराय की बात करते हैं, भारत के वायसराय। लॉर्ड चेम्सफोर्ड का वायसराय जो हुए हैं तो इनका कालखंड 1916 से लेकर 21 तक रहा है। इनके समय में देखिए प्रमुख योजनाएं एवं कार्य हुए हैं, यहाँ से अंडरलाइन करिएगा, इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पूरा ही अंडरलाइन करना है इस बी के साथ इनको। ठीक है, जिसमें कि होम रूल की स्थापना भी की गई थी। किसके द्वारा? मतलब गृह कानून भी लाया गया था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के द्वारा। तथा भारत शासन अधिनियम 1919 बीसी के द्वारा लाया गया एवं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रोलेट एक्ट तथा जालियांवाला हत्याकांड यहीं से किया गया था। ठीक है, एवं प्रांतों में द्वैत शासन एवं असहयोग आंदोलन की शुरुआत इन्हीं के समय में काफ़ी मतलब इन्होंने मतलब बहुत कहिए कि क्रूरता से इन्होंने अपना शासन किया था। कौन? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने। अगला व्यक्ति है जो कि लॉर्ड रीडिंग है। लॉर्ड रीडिंग की अगर बात करते हैं तो इनका कालखंड कितना है? 1921 से लेकर 1926 तक रहा है, जिसके समय में चोरी चोरा हत्याकांड फरवरी 1922 में की गई थी, जिसको कि ककोरी ट्रेन डकैती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसमें कि चोरी चोरा कांड जो कि 1922 एवं काकोरी ट्रेन डकैती 1925 में तथा स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 में। देखिए लॉर्ड रीडिंग के शासनकाल में है। ठीक है, इनको लॉर्ड इरविन की अगर बात करते हैं, लॉर्ड इरविन में साइमन कमीशन जो कि भारत आना एवं पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव इरविन के समय में की गई थी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो कि शुरुआत इसी के शासनकाल में कर दी गई थी लॉर्ड इरविन के, जब भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त तथा प्रथम गोलमेज सम्मेलन गांधी जी की इरविन समझौता जो कि नर्मदा जेल में इरविन समझौता जो कि हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? यह इरविन एवं हुआ था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं गांधी जी के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला बात करते हैं लॉर्ड वेलिंगटन। वेलिंगटन की बात करते हैं तो इनका कालखंड है 1931 से 1936 तक, जिसमें कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सांप्रदायिक पंचांग तथा अखिल भारतीय किसान का आयोजन भी यहीं से किया गया था। ठीक है, हम बात करते हैं लॉर्ड लिलिथगो। लॉर्ड लिलिथगो का शासनकाल 1936 से 44 तक रहा है, जिसमें कि पृथक पाकिस्तान की मांग कर ली गई थी। कब? 1944 में। एवं क्रिस मिशन तथा भारत छोड़ो आंदोलन भी यहीं से प्रारंभ हो गया था। एवं लॉर्ड इन्हीं के शासनकाल में, लॉर्ड लिलिथगो के शासनकाल में। एवं लॉर्ड
वेवेल की बात करते हैं। लॉर्ड वेवेल जो कि शासक हुए हैं, जो कि 1944 से लेकर 1947 तक इनका कालखंड रहा है, जिसका कि संबंध में वेवेल योजना, शिमला सम्मेलन तथा भारत को स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। कब? फरवरी 1947 में। किसके द्वारा? यह लॉर्ड वेवेल के काल में। ठीक है, अगला बात करते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि 1947 से लेकर जून 1948 तक ये भारत में इन्होंने अपना शासन किया है। ये जो कि भारत के वायसराय पद पर नियुक्त थे एवं अंतिम ब्रिटिश वायसराय तथा स्वतंत्र भारत की प्रथम गवर्नर जनरल अगर पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन, पिछले अध्याय में हम चर्चा कर चुके हैं। एवं श्री राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत की प्रथम भारतीय वायसराय पद पे, भारत के वायसराय के पद पर नियुक्त थे, जिनका के कालखंड की बात करते हैं 1948 से 1950 तक, जिसमें कि स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतरिम गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। ठीक है, इत्यादि हमारा। एवं आगे नीचे एक लाइन है, चार्टर एक्ट जो कि 1833 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जैसे कि चार्टर एक्ट 1833 में जब लाया गया था तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो भी था तो उनको पूरे भारत में मतलब शासन करने के लिए उनको मतलब उनको क्या कहते हैं, उसको तैयार कर दिया गया था एवं उन्होंने भारत पर उसको बोला कि पूरे भारत का ये गवर्नर जनरल होगा। इत्यादि हमारा रहा मिसलेनियस आज का। और हम देख लिए कि हमारा मॉडर्न हिस्ट्री आज यहाँ पे समाप्त होता है, तो इसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। तो आज के लिए हम इतना ही, मिलते हैं अगले सब्जेक्ट में। ठीक है।